नमस्कार, मैं इमाम। जनता की सुनो जिम्मेदार कार्यक्रम में के आमने सामने मंच में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम जनता की सुनो जिम्मेदार हमने इसलिए रखा है क्योंकि आज जो जिम्मेदार नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो मंच पर होंगे और जो सूरजपुर नगर पालिका की जनता है उनसे अपने विकास के लेकर उनके सीधे तीखे सवाल होंगे और जो जिम्मेदार नेता होंगे वो उनके सवालों के जवाब देते नजर आएंगे और शहर विकास को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है, वो बताते नजर आएंगे। ऐसे में जो सूरजपुर नगर पालिका है उसने ओबीसी वर्ग से इस बार प्रत्याशी दिया है और सबसे खास बात यह है कि जो नारी शक्ति है वो इस बार नगर पालिका की गद्दी को संभालेंगी। ऐसे में जो पिछले 25 सालों से करीब ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और इसकी शुरुआत राजेंद्र गुप्ता, स्वर्गीय मुश्ताक अहमद और सुनील अग्रवाल बॉबी, जो कि अभी वार्ड क्रमांक 16 से प्रत्याशी भी हैं, लेकिन इस वजह से वो इस कार्यक्रम का संचालन भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी परिपाटी को हमने आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आज शुरुआत किया है। आप सब जिम्मेदार नेता और जो शहर के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो नेता रहेंगे, उनसे जो सीधे सवाल होंगे। ऐसे में आज हम एक अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए जो वोटर्स हैं, वोटों की संख्या यहाँ पर बढ़े और उसको लेकर एक शपथ भी करेंगे। बाद में कराएगा, अभी करा दे, अभी ही करा देना। नहीं सब खत्म, लास्ट दो पार्सल करा ना। वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद संजय डोसी जी और भाजपा के पार्षद शैलेश अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विकास के मॉडल को जीत कर जब वो आते हैं यहाँ पर तो शहर में क्या कुछ कराएंगे, इस बात को लेकर वो जनता को अवगत कराएंगे। टाइम सिर्फ उनके पास होगा 3 मिनट का। 3 मिनट में वो अपनी बातें लोगों तक पहुँचाएंगे। चेक, हेलो। जो है वो अभी रास्ते में है, पहुंचे नहीं हैं। इस वजह से जो सूरजपुर नगर पालिका का सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, जिस पर सबकी नज़रें हैं, यहाँ पर वार्ड क्रमांक 16, जिसके पार्षद कांग्रेस के पार्षद हैं सुनील अग्रवाल बॉबी और भाजपा के पार्षद हैं प्रमोद तायल। उन दोनों को मैं आमंत्रित करता हूं और जो 3-3 मिनट का समय है वो 3-3 मिनट में अपने विकास के इरादे, अब क्या सोच है उनको सूरजपुर को लेकर, वो जाहिर करेंगे। जी, सभी जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों को हमने आमंत्रित किया है और अगर समय का ध्यान नहीं देंगे तो उनसे सवाल नहीं हो पाएगा। जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, क्योंकि हमारे पास भी समय का लिमिट है। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक। हम लोग को ये दे दो ना बोलने के लिए वहाँ पे। इसमें आना, अगल बगल बैठे। सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुनील अग्रवाल बॉबी, वो अपनी जो सोच है शहर विकास को लेकर उससे जनता को रूबरू कराएंगे। किस हिसाब में बनाना है बोलने का? ऊपर नीचे से बना रहे हैं कैसे? अल्फा बीटा कर रहे हैं। अल्फा बीटा में तो पहले से दिए हैं, मैं सेकंड में हूँ। हाँ, मैं सेकंड में। 1 नंबर में प्रमोद भाई हैं, 2 नंबर में मैं हूँ। जी, चूंकि ईवीएम में किस क्रम में इनका नाम है उस हिसाब से हम लोगों ने रखा है।
तो सबसे पहले अभी पता चला है कि जो प्रमोद भैया हैं उनका नाम पहले होगा, तो वो पहली अपनी बातों को बताएंगे। वहाँ भी बोल सकता है, जाके बोलना चाहेगा तो खड़े बोल लो बोलना है। हेलो, सबसे पहले आमने सामने मंच के आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और जनता जनार्दन से रूबरू कराया। और मैं तमाम सारी जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और अब जैसा कि पानू भाई ने पूछा कि नगरपालिका में अगर आप आ जाते हैं तो आप क्या विकास करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं तो ना पत्रकार हूं कि मुझे लिखना आता है और ना मुझे किसी बात का अनुभव है, ना मुझे बोलने का अनुभव है कि मैं आप सबके सामने बोलूं। मैं आप सबके ही जैसा एक आम नागरिक हूं। हो सकता है मैं आज आप सबके सवालों का जवाब न दे पाऊं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं नगरपालिका में चुन के आया तो अपने कामों से आप लोगों का जवाब दूंगा। धन्यवाद। ये थे वार्ड क्रमांक 16 के भाजपा के पार्षद प्रत्याशी जिन्होंने अपनी बातें जनता के सामने रखी हैं। अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुनील अग्रवाल बॉबी, वो भी अपनी बातें रखेंगे। केवल 3 मिनट का समय होगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। आयोजकों को खूब बधाई। समय बहुत कम है। समय तो ऐसा है कि बदन भी न भीगे और लिबास भी गीला न हो, और दोनों भाइयों की शर्त यह है कि तैर कर दरिया के पार जाना है। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं वार्ड क्रमांक 16 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं। पंजा छाप मेरा निशान है और ईवीएम में गुलाबी नंबर पे 2 नंबर में मेरा नाम है। साथियों, वार्ड विकास को लेकर आपके अंदर में क्या परिकल्पनाएं हैं, ये ऐसा आयोजकों ने मुझे कहा, इससे पूर्व प्रमोद भाई ने कहा। आप सभी तमाम सुधी जनता और मतदाता के सामने मैं अपनी बातों को प्रारंभ करता हूं। उसके पूर्व अपने वार्ड में स्थित माता मंदिर, हनुमान जी के मंदिर और दुर्गा माँ के पंडाल को सादर प्रणाम करता हूं, जो हमारे वार्ड की आस्था का प्रतीक है। और इस जयकारे के साथ अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। बोलिए भारत माता की। वार्ड में लंबे समय से वार्ड हमारा चहुमुखी विकास से रुका हुआ है। वार्ड में विकास की कौन सी परिकल्पनाएं हैं, वार्ड के विकास में आज महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या है, इन बातों को गहन चिंतन और विचार करने का विचार है। मेरी तर्कस में भी वो तीर होने चाहिए जिनको लेकर मैं वार्ड में मतदाताओं के बीच जाऊं कि मुझे वार्ड में क्या करना है। विगत कई वर्षों से वार्ड में सड़कें नहीं बनी, डामरीकरण नहीं हुआ, वार्ड की नालियां बजा रही हैं। नई नालियों की आवश्यकता है। एक पार्षद का नैतिक दायित्व होता है कि वो अपने वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए नगर पालिका की परिषद में मुखरता के साथ आवाज उठाए, मुखरता के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाए और वार्ड के लोगों को उसका लाभ दिलाए। हमारे वार्ड का कोई भी व्यक्ति, हमारे वार्ड का कोई भी नागरिक और मतदाता या कोई बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, जो नगर पालिका में सरकार की योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं से वंचित न रह जाए, इसका मुख्य रूप से कार्य करना चाहिए। बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस बात की चिंता वार्ड के पार्षद को करनी होगी। राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है, उस राशन कार्ड में चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बात की भी चिंता पार्षद को करनी होगी। अगर वार्ड में साफ सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है, नालियां बजा रही हैं, हमारे वार्ड में सड़क बत्ती की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, मेरे वार्ड में साप्ताहिक हाट बाजार है वो व्यवस्थित नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था की चिंता
पार्षद को करनी पड़ेगी। बुधवार और रविवार के दिन अगर वार्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपने घर से गाड़ी लेकर नहीं निकल सकता। साथियों, विडंबनाएं बहुत हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो वार्ड में पिछले 5 वर्षों में पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में जिनको काम करना था उन्होंने काम नहीं किया, लापरवाही हुई है, चूक भी हुई है। 2009 से 2014 तक मैं वार्ड में पार्षद रहा हूं। वार्ड की सुधी मतदाता और जनता यहां बैठी है। मेरे को लगता नहीं है कि विश्वास की कसौटी पर अगर मैं कहीं पे खरा उतरने में नाकाम रहूंगा या नाकाम रहा हूंगा तो वार्ड की जनता मुझे निश्चित रूप से नकारे। बहुत धन्यवाद। और अपनी बातों को अंत करते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। समय का भी पाबंदी होगा क्योंकि और भी प्रत्याशी हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आपने सुना कांग्रेस के पार्षद को। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वार्ड क्रमांक 16 जो कि भाजपा के पार्षद प्रत्याशी वहां से हैं शैलेश अग्रवाल आ चुके हैं। और माफ कीजिएगा, वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद प्रत्याशी हैं शैलेश अग्रवाल, वो पहुंच चुके हैं। संजय डोसी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। दोनों ही का मंच में स्वागत है। यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वार्ड क्रमांक 16 के प्रत्याशी सुनील अग्रवाल और प्रमोद तायल जी का। हेलो, सबसे पहले आमने सामने के इस मंच को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने अवसर दिया जनता से सीधे रूबरू होने का। आज के इस आमने सामने मंच में उपस्थित सभी नगरवासियों को हार्दिक नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। विगत चुनावों में वार्ड क्रमांक 6 के वार्डवासियों का भरपूर सहयोग मुझे मिला। बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जिताकर मुझ पर भरोसा कर पार्षद चुना और इन 5 वर्षों में मैंने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया। मेरे द्वारा वार्ड में काफ़ी कार्य कराए गए। उन कार्यों को लेकर एक बार फिर मैं वार्ड क्रमांक 6 से ही पार्षद पद का इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी हूं और यहाँ वार्ड के जितने भी मेरे सम्मानीय वार्डवासी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आने वाले चुनावों में एक बार फिर मुझे अपना सहयोग, अपना सपोर्ट, अपना वोट देते हुए विजयी बनाएं। मैंने इन 5 वर्षों में जो वार्ड क्रमांक 6 की सबसे महती आवश्यकता थी कि वहाँ पानी की जो निकासी थी काफ़ी दुर्लभ थी। लोगों के घरों में बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाता था। मैंने नालियों का काम करवाया, मेन रोड से लेकर दूली तालाब तक, और सेंट्रल बैंक के सामने से जो गंदा पानी बहता था उन नालियों का निर्माण करवाया और उस समस्या को मैंने दूर किया। इसके अलावा अगर देखें तो 18 वार्डों में मेरा ऐसा पहला वार्ड था जहां मैंने अपनी पार्षद निधि से हाई मास्क लाइटें लगाई और अपने वार्ड को रोशनमय किया। कोरोना काल में मैंने राशन का वितरण किया। अगर पेंशन की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, लगातार मैं 5 वर्षों बहुत बहुत धन्यवाद। समय चलिए, समाप्त समय हो बहुत चुका कम है, बातें बताने को बहुत ज्यादा है, समय की पाबंदी है, बहुत इसलिए बहुत धन्यवाद और एक बार फिर सहयोग की अपेक्षा करते हुए अब जो भाजपा के प्रत्याशी हैं शैलेश अग्रवाल, वो अपनी बातें जनता के सामने रखेंगे। मात्र समय होगा उनका भी 3 मिनट का। पधारी सूरजपुर की सभी जनता को मेरा सादर प्रणाम और आमने सामने मंच के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस विषय को संज्ञान में लिया। देखिए, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है चुनाव का। पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सूरजपुर में
6 नंबर वार्ड जो हृदय स्थल पे स्थित है सूरजपुर के, और इसमें माँ दुर्गा का पंडाल और मस्जिद दोनों ही इस वार्ड में आती हैं। मैं किसी की बुराई गिना करके, किसी की लकीर को छोटा करके अपनी लकीर बड़ी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये विश्वास जरूर दिलाऊंगा, जो मेरे वार्ड की नालियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, जो भ्रष्टाचार में टूटी फूटी पड़ी हैं, जिसमें ट्रक नहीं चलती है लेकिन वो मोटरसाइकिल से टूट जाती हैं, उन नालियों को ठीक कराना मेरा दायित्व है, मेरी जवाबदारी है। वार्ड में घूमने पे पता चला बहुत सारे लोगों को महतारी वंदन का पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो वो ये बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारे फार्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ये बहानेबाजी है। उनके फार्म को अप्रूव कराना हमारी सरकार की और हमारी जवाबदारी है, उसको हम अप्रूव करा करके देंगे। मेरे वार्ड में बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं आ रही है, बहुत सारे मकान आज भी कच्चे के हैं। उनके प्रधानमंत्री आवास की योजना से उनके पक्के के मकान बनवाना उस पार्षद की जवाबदारी है। उसको यदि आप लोगों का सबका सहयोग और साथ मिलेगा, मैं उसको सबको पक्के मकान बनवा करके, ये मेरी जवाबदारी है और मेरा विश्वास कीजिए, मैं सभी को शासन से पक्के मकान बनवा करके और सैंक्शन करा करके दूंगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ पेयजल की व्यवस्था है, साफ सफाई की बात है, बहुत सारी गलियों में आज भी लगता है नालियों की तो 5 साल में सफाई ही नहीं हुई है और कहीं कहीं तो झाड़ू नहीं लगी है। उन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेकर के, बहुत छोटा सा वार्ड है मेरा, अगर उसमें भी साफ सफाई नहीं हो पा रही है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि क्यों वहाँ साफ सफाई नहीं है। बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो बन सकेगा उस हिसाब से आप सभी के सहयोग से और आशीर्वाद से मैं काम को करने की बहुत पूरी बहुत कोशिश धन्यवाद। करूंगा। समय समाप्त हो चुका है। एक छोटी सी एक बात और, नहीं, उसके लिए फिर सबको ही भारतीय जनता करेंगे। पार्टी की दिल्ली में आज सरकार बनी, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। सबने अपना विश्वास जताया, धन्यवाद। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 6 के प्रत्याशी संजय डोसी और सैलू अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना वार्ड क्रमांक 6 के दोनों ही भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के दावे और उनकी सोच के बारे में। अब बारी है वार्ड क्रमांक 7, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गैबीनाथ, जो पूर्व में भी कई बार पार्षद रह चुके हैं, और भाजपा ने वहां पर एक नई प्रत्याशी को मौका दिया है, सरोज साहू। वो दोनों यहां पर आएंगे और अपनी अपनी बातें यहाँ पर जनता के सामने रखेंगे। इस आमने सामने मंच के संचालक पूरी समिति को बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित जनता जनार्दन को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। मीडिया साथी, मैं विगत 3 पंचवर्षीय से वार्ड क्रमांक 7 का पार्षद रहा हूं और मैंने जितना भी काम कराया है मैंने उसकी लिस्टिंग करके लाया है। शायद इसको पढ़ने में समय लगेगी और मुझे टाइम बहुत कम मिला हुआ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं 2009 में 10 में पार्षद बना तो वार्ड में मात्र 48 राशन कार्ड हुआ करते थे। आज 698 राशन कार्ड बनाया मैंने। और 2009 में जो पेंशनधारी थे वो सिर्फ 16 पेंशनधारी थे। आज मेरे वार्ड में 378 पेंशनधारी हो गए हैं। और विद्युत पोल की अगर बात करूं मैं तो 58 विद्युत पोल मैंने विस्तार करवाया है। नए हैंडपंप 16 निर्माण करवाया है। इसके अतिरिक्त भी सड़क, नालियां और स्ट्रीट लाइटों का मैंने व्यवस्था करवाया है। एक बात जरूर प्रश्न में आएगा कि एक मंगल भवन का जो खंडहर हुआ है, मैंने अपने यशस्वी विधायक सम्माननीय श्री भूलन सिंह मरावी जी जब वो दुर्गा पूजा के समय में आए थे, मैंने उनके संज्ञान में इस बात को डाल दिया है। मैंने एप्लीकेशन भी दिया है और मैं उनसे करबद्ध इस मंच के माध्यम से प्रार्थना भी करूंगा कि बजट में रख करके और उसका निर्माण भी कराएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि वो मंगल भवन की जो ज़मीनें हैं, मंगल भवन है वो वार्ड क्रमांक 8 में आता है, 7 में ज़मीन भी नहीं है। चूँकि प्रश्न आएगा उसका मैं उत्तर भी दूंगा। काम करने का मैंने प्रयास किया। लोगों के जनहित में मेरे मुद्दे, मेरे काम, जनता जब एजेंडा बनाती है और जनता के एजेंडा के अनुसार मैं काम करने का प्रयास करता हूं और घर घर जा कर के काम करने का प्रयास करता हूं। मेरे वार्ड में कोई नालियां नहीं बजा रही हैं, साफ सफाई बराबर हो रहा है।
कोई व्यक्ति ये बोले कि वार्ड क्रमांक 7 में नालियां बजा रही हैं तो बिल्कुल झूठा है। पत्रकार साथी भी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि कल उसको बजबजाती नालियों का आप फोटो भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सड़क से लेकर के आम जनता को पेंशन तक दिलाने का, घर घर बहुत बहुत धन्यवाद करने का काम किया। जयविनाथ साहू जी का बहुत जय बहुत भारत। धन्यवाद। अब सरोज साहू जी से निवेदन कि वो अपनी बातें रखें, समय का विशेष ध्यान देंगे। आप सभी सूरजपुर की जनता को मेरी ओर से प्रणाम। और मैं यहाँ वार्ड क्रमांक 7 में पूरी विकास रुकी हुई है हमारे वार्ड में। वहाँ पे के नाली जगह जगह टूटी हुई हैं और आंगनबाड़ी केंद्र अपने घर में भवन बना के रखे हैं और अपने पत्नी को कार्यकर्ता बना के रखे हैं, अपने बहू को सहायिका बना के रखे हैं। हमारे वार्ड में अगर किसी महिला को दिया जाता शिक्षित को तो उनके 2 वक्त का रोजी रोटी चलता। और मंगल भवन की बात हो रही है तो मंगल भवन 2021 में मैं आवेदन लगाई थी कलेक्टर में, उसके बाद भी जाके वो मंगल भवन 7 और 8 के बीच में है, वो अभी तक खंडर पड़ी हुई है। और जाके देखिए नाली। और ये बोलते हैं राशन कार्ड की बात, तो राशन कार्ड कई लोगों का नहीं बना हुआ है। और पेंशन आज भी महतारी बंधन योजना का पेंशन मिल रहा है महिलाओं को, और बाकी विधवा पेंशन रोक दिया गया है नगर पालिका से। मैं 2-3 लोगों को नगर पालिका में ले जाके दी हूँ और आवेदन कराई हूँ। और यहाँ विकास की बात किया जाता है, 15 साल का पार्षद बने हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही प्रत्याशियों का। जनता आपकी आवाज़ सुन रही है और वो फैसला जरूर करेगी। लीजिए अब बारी है वार्ड क्रमांक 8 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अनवर खान जी स्टेज पर आ जाएंगे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर शायद नहीं पहुँच पाए हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं वहाँ पर पल्लवी, वो भी स्टेज पर आएंगी और अपनी बातें यहाँ पर रखेंगी। अल्फा में हेलो, हेलो। आगे तो सभी वरिष्ठ जनों का मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, और 5 देव रसा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। चूँकि ये जीवन आप लोगों का ही दिया हुआ है, इसीलिए मैं आज इस मंच में खड़ा होकर आप लोगों से बात कर सकता हूँ। और चूँकि ये ज़िंदगी आप लोगों ने दी है, तो जीवन का एक एक क्षण, चाहे वो रात के 2 बजे हो, 12 बजे हो, मैं आप लोगों के लिए तत्पर रहूँगा। मैं अपने वार्ड वासियों के लिए हरदम तत्पर रहूँगा। और वार्ड के लोगों का, मेरे वार्ड क्रमांक 8 के जितने भी वासी हैं, मेरे माता पिता समान हैं, मेरी भाई बहन के समान हैं, और उनका सहयोग, उनका प्यार मुझे मिल रहा है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बस यही 2 शब्द कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी। हेलो, नमस्कार, मैं पल्लवी। और यहाँ पे लगभग मेरे को लगता है सभी कोई मेरे को जानते होंगे, तो एक बार भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे को महिला होने के नाते मेरे को मौका दें। और रही बात वहाँ के विकास की, तो विकास तभी हो सकता है जब आप हमको महिलाओं को सबसे पहले मौका दिया जाए, और विकास तभी होगा जब हम वहाँ के कुछ चीज़ों को सही किया जाए। जैसे कि हम वहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत क्राइम होते हैं, बाकी साफ़ सफाई तो वो तो हमारा है ही, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे वहाँ पे लाइट्स वगैरह का बहुत ज़रूरी, कैमरा वगैरह का बहुत ज़रूरी चीज़ है, और महिलाओं के हितों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप बस, मैं जानती हूँ कि हाँ, समस्याएं तो हर किसी की छोटी बड़ी होती हैं, तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पे एक हमारा एक बॉक्स होगा जो अपनी हर एक समस्याएं हम उनको जा के एक एक चीज़ हम उनको बता सकें। वो अपने एक बॉक्स के थ्रू अपना एक लेटर देंगे
और वो हम उनसे हर रूबरू होंगे और उनके हर घर में जा जा के मैं मिलूंगी कि हाँ उनकी क्या समस्या है, क्योंकि समस्याएं जो होती है अनगिनत होती है, बोलने से नहीं होता करने से होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, तो आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको वो जो वार्ड का विकास करके दिखाऊंगी। और एक बात और, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और अपने हितों के लिए और वार्ड पार्षदों वार्ड के लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के प्रत्याशी पंकज चौबे को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं आए। क्या कारण था वो खुद जानेंगे। अब अगली बारी है वार्ड क्रमांक 3 से, जहां के भाजपा प्रत्याशी हैं मुकेश गर्ग जी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्व पार्षद वीरेंद्र बंसल जी और निर्दलीय उम्मीदवार वहां पर हैं चंचलेश श्रीवास्तव जी। तीनों का ही मंच पर स्वागत है और ये पार्षदों के टर्म में ये अंतिम होगा। उसके बाद सीधे यहाँ पर मंच पर आपको अध्यक्ष दिखाई देंगे और उनके साथ जो उनके बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे। तीन नंबर के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ मंच पर आ जाएंगे। मुकेश भैया अब तक शायद नहीं पहुंच पाए हैं। लास्ट टाइम पे मुकेश भैया भी लास्ट टाइम पे एंट्री हो गई इनकी भी। मैं वीरेंद्र बंसल जी को आमंत्रित करूंगा कि वह अपने विचारों को जनता के सामने रखेंगे। हेलो, मैं वीरेंद्र बंसल वार्ड क्रमांक 3 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूं और सर्वप्रथम मैं सूरजपुर की सभी नागरिकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूं कि वो मुझे सुनने के लिए अपना कीमती समय लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। और आमने सामने मंच के आयोजकों का भी धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं मंदिरपारा का निवासी हूँ। मैं 4 साल की उम्र से मंदिरपारा में रह रहा हूँ और मुझको बहुत सारे ऑफ़र आए कि बाहर चले जाओ, वहाँ पे ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन मैंने उस पैसे को महत्व न देते हुए मंदिरपारा में ही रहने का फैसला किया और मैं कभी भी किसी व्यापार के लिए या किसी के लिए बाहर नहीं गया, क्योंकि मुझे मंदिरपारा से मोहब्बत है। मैं मंदिरपारा का था, हूँ और रहूँगा। किसी भी परिस्थिति में मैं अपना व्यापार समेट कर रायपुर बिलासपुर नहीं जाऊँगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। मंदिरपारा को छोड़ कर जाऊँगा तो आपके कंधे पर जाऊँगा, मंदिरपारा को छोड़ कर जाऊँगा तो आप लोगों के कंधे पर जाऊँगा, ये मेरा इस मंच से वादा है। और मंदिरपारा मेरे रग रग में बसा हुआ है, मेरे रग रग बसा हुआ है। मंदिरपारा का प्रत्याशी हूँ मैं, वार्ड क्रमांक 3 का प्रत्याशी नहीं हूँ, पूरा मंदिरपारा का प्रत्याशी हूँ। मंदिरपारा की एक एक गलियों में बचपन बिताया है मैंने। मैं पढ़ने भी बाहर नहीं गया हूँ, मैं यहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, यहीं पे पढ़ा हूँ। मैंने मंदिरपारा को नहीं छोड़ा यहाँ आने के बाद, और मेरी माँ ने मंदिरपारा को नहीं छोड़ा। नवापारा में पहली ज़मीन लिए थे, मम्मी बोली वहाँ मकान नहीं बनाना है, रहूँगी तो मैं मंदिरपारा में ही रहूँगी। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन उनका आशीष है कि मैं यहाँ पे रहा और मंदिरपारा की जनता ने मुझे वार्ड क्रमांक 4 से पार्षद बनाया। और मेरा पूरा प्रयास रहा कि मंदिरपारा में जो भी बुराइयाँ हुई है, जो भी गंदगी हुई है, उसको साफ कर सकूँ। मंदिरपारा में खंजर मंगल भवन बना हुआ था, एक भी भवन में शादियाँ नहीं हुई कभी भी, वहाँ पास में खंजर था। मैंने उसको जैसे तैसे करके जतन करके उसको साफ़ सफाई करवाई और वहाँ पे 5-7 शादियाँ हुई गरीब बच्चों की, नहीं तो खंजर। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी बंसल जी का। समय समाप्त होता है। अब अगले में मुकेश भैया आएँ और अपनी बात रखें। भारत माता की। मैं पूरे सूरजपुर की आज ये जनता, हर 5 साल में यह आमने सामने का मंच और पूरी जनता इसको सुनने को और सारे कैंडिडेट को जानने का एक आतुर रहती है। चूँकि मैं भी इस पत्रकारिता के जगत का
साथी रहा हूँ। मेरे सभी साथियों का आज बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कि मेरा तो जन्म ही मंदिरपारा में हुआ है, मैं तो पैदा ही वहीं हुआ हूँ और मेरे माँ बाप भी वहीं रहे और मेरे तो आज दोनों माँ बाप नहीं हैं, मेरे साथ सदैव उनका आशीष है। और जनता ने मुझे कोई ऐसी वैधानिक जवाबदारी भी नहीं दी थी कि मैं जैसा भाई के इशारे में था कि मैं कहीं चला जाऊंगा। मैं भी ये वादा करता हूं कि मेरी पंच मंदिर वार्ड के, मेरे मंदिरपारा की समस्त जनता अगर मुझे आशीष देती है, 365 दिन आपके साथ, आपके चरणों में सदैव सेवा करता रहूंगा और सदैव सूरजपुर के उस मंदिरपारा की गलियों में ही रहूंगा। और 5 साल तक का कार्यकाल की जनता ने कांग्रेस के मित्रों को दिया था, वार्ड क्रमांक 3 और 4 की क्या काम हुआ, एक ईंट लगी क्या, पूरे 3 और 4 में बता देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि पूरे वार्ड में हमारी जनता जा रही है, जानती है आज सफाई का आलम क्या है। वार्ड क्रमांक 3 जहां पर पानी के निस्तार के, नाली के निस्तार की सबसे बड़ी समस्या है, 5 साल में एक भी कहीं नाली का निर्माण हुआ हो तो बता दें। हाँ, चौड़ीकरण जरूर हुआ है, चौड़ीकरण चूँकि निजी स्वार्थ का मामला था, वो चौड़ीकरण पूरे वार्ड में बहुत ज़्यादा हुआ है। पूरे शहर के 18 वार्डों में अगर हुआ है तो चौड़ीकरण हुआ है, क्योंकि वो एक निजी स्वार्थ का बहुत विषय बहुत था। धन्यवाद मुकेश जी, भैया, धन्यवाद। समय समाप्त होता है। अब निवेदन करूंगा चंचलेश भैया से, वो भी अपनी बात रखें। मेरे दोनों बड़े भाई बता रहे थे कि मैं वार्ड क्रमांक 3 में ही पैदा हुआ हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी कोई विदेश से नहीं आया हूं, मैं भी वार्ड क्रमांक 3 में ही पैदा हुआ हूं। रही बात विकास के बात करने की, तो 15 साल 20 साल लोगों के विकास हमने भाजपा का भी देखा है और 5 साल कांग्रेस का भी विकास देखा है। मैं उस वार्ड का वासी हूं जिस वार्ड के लोग विकास की उम्मीदें, जो विकास का बाट जोड़ जोड़ के थक चुके हैं और उनकी थकी हारे लोगों की उम्मीद हूं मैं, जिस उम्मीद के चलते उन्होंने मुझे खड़ा किया है। और मैं इन दोनों प्रत्याशी, जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं, वो मुझे अपने वार्ड के लोगों ने अपनी उम्मीद के जिंदा रखने के लिए खड़ा किया है। और अगर मैं जीतता हूं, अगर मुझे काम करने का, वार्ड में काम करने का मौका मिलता है, तो मैं अपने वार्ड वासियों के लिए वो काम करके दिखाऊंगा जो यहाँ के क्षेत्र के अच्छे अच्छे लोगों ने अपने वार्ड के लिए नहीं किया होगा, उस कार्य को करके दिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, पंच मंदिर वार्ड जो वार्ड है, उस वार्ड की एक बहुत अच्छी खूबी है, आप उस वार्ड में जब घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, तो आपको नाक बंद करना पड़ेगा। और अगर आप स्वच्छता के प्रति संकल्पित हैं तो आपको आँख बंद करके भी वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि पंच मंदिर वार्ड के प्रवेश पर ही आपको दुल्ही तालाब मिलेगा, जो हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है और सरोवर हमारी धरोहर है। उस धरोहर की जो स्थिति है आप जाके देख सकते हैं। रही बात पानी, बिजली और नाली की, तो 15 साल का और 5 साल का अनुभव आप खुद जाके देख सकते हैं उस वार्ड में कि कहाँ पर बिजली है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर नाली है, कहाँ पर सफाई हुई है। मैं बहुत ज़्यादा बात कर, मैं नेता नहीं हूँ, मैं कलमवीर हूँ। मैं कलम से आज से 33 साल से कलमवीर रहा हूँ और उस कलम की ताकत के चलते ही सबको आगे करने का प्रयास किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंचलेश भैया का, समय समाप्त होता है। वार्ड क्रमांक 3 के तीनों प्रत्याशियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बात कि जो भी जनता जनप्रतिनिधियों से सवाल करना चाहती है, मंच की बाईं ओर पर्ची रखा हुआ है, वो अपने सवाल लिखकर उस बॉक्स में डाल सकते हैं, जो सीधा जनप्रतिनिधियों से सवाल किया जाएगा। अब आगे बारी है वार्ड क्रमांक 5 के प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इतने प्रत्याशी हैं कि नाम भी याद नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे यहाँ आ जाएं। कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं दिख रहे हैं। भाजपा कांग्रेस से कोई प्रत्याशी पहुंचे हैं क्या 5 नंबर के? भाजपा से भी पहुंचे हैं यहाँ पे संदीप जायसवाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नहीं ठीक है, टीपू नहीं है। संदीप यहाँ पर आए और अपनी बातें रखेंगे।
मैं संदीप कुमार जायसवाल वार्ड क्रमांक 5 का पार्षद प्रत्याशी के रूप में बीजेपी का प्रत्याशी हूं। यहां पर सूरजपुर के सभी वार्ड के सम्माननीय नागरिकों का मुझसे बड़े भाई, बड़े माताएं, बहनें सभियों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आमने सामने के मंच का जिन्होंने मुझे इस मंच पे अपनी बात को रखने का और किस तैयारियों को लेकर मैं आया हूं इसकी तैयारी कर रहा हूं, इसकी मैं आपके सामने और मुझसे पहले जो वार्ड के पार्षद थे उनके द्वारा क्या किया गया और क्या नहीं किया गया, इन सभी का भी मैं चर्चा करूंगा और उसमें वो चीज़ रखूंगा। पहले तो मैं अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का जो यहाँ पर आए हैं उनका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर जो कांग्रेस के भी जो मुझसे बड़े और सभी सम्मानी जो आए हैं उनका भी हाथ जोड़कर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। जैसा कि मैं वार्ड क्रमांक 5 का ही निवासी हूं और वहां का ही प्रत्याशी भी हूं। मुझसे पहले वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े भैया अश्वनी सिंह जी थे पार्षद, जिन्होंने 5 साल में वार्ड का क्या विकास किया, क्या नहीं किया, ये तो वार्ड क्रमांक 5 की जनता जानती ही है। और कितना विकास हुआ और कितना पन्ने पे हुआ और कितने लोगों को परेशानी हुई, ये लोग खुद ब खुद महसूस करते हैं। सामने जहाँ मंच है ना वहाँ। वार्ड क्रमांक 5 में ना तो कभी नाली की सफाई हुई, ना तो रोड का मरम्मत हुआ, ना तो बिजली की ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, समय समाप्त होता है। मैं अब बस एक मिनट, मैं एक और भी बात रखना चाहूँगा। वार्ड में बहुत सारी सुविधाओं के लिए लोग तरसते रह गए। समय को देखिए। नहीं, समय फिक्स है। नहीं, समय फिक्स है। माइक बंद कर दीजिए जब, ठीक है। नहीं, और भी लोग हैं, समय नहीं है हमारे पास। नहीं। हेलो, मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। मैं वार्ड क्रमांक 5 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मैं अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त तरीके से रखना चाहता हूँ कि मैं विकास ढूंढ रहा हूँ अभी तक अपने वार्ड में। मेरे वार्ड में अभी तक विकास नहीं मिला है। कहाँ है वो विकास? बीजेपी वाले बताए चाहे कांग्रेस वाले बताए, विकास है कहाँ? हर समस्या का समाधान टेलीफोन छाप निशान। नालियों की स्थिति बहुत खराब, सड़क का स्थिति बहुत खराब, लाइट नहीं के बराबर और बहुत सारी समस्याएं। कुछ बोलूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, अपनी वाणी को इतना ही बोल के विराम देता हूँ। पार्षदों का टर्म अब यहाँ पर ख़त्म होता है। अब यहाँ पर सीधे जो अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ जो बड़े नेता हैं वो मंच पर होते हैं। लेकिन उससे पहले सूरजपुर की जनता का, सबसे यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं उनका बड़ा आभार यहाँ पर आज उन्होंने दिखा दिया कि यहीं से जो शहर सरकार है वो बनती और बिगड़ती है। ऐसे में जो अब जो अध्यक्ष के प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के की तरफ से देवंती साहू, उनके साथ सम्माननीय बुलंद सिंह मरावी जी, जो जिलाध्यक्ष हैं मुरली मनोहर सोनी जी, और वरिष्ठ नेता जो हैं भीमसेन अग्रवाल जी वो मंच पर होंगे। कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं कुसुमलता राजवाड़े जी, जिलाध्यक्ष हैं उनकी भगवती राजवाड़े जी, नरेश राजवाड़े जी और अश्वनी सिंह जी मंच पर यहाँ पर होंगे और अब जनता से सीधे रूबरू होंगे, जनता के सीधे सवाल होंगे। सबसे खास बात यह कि इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपके जो सवाल होंगे वो चुभने वाले हो सकते हैं, तीखे हो सकते हैं, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप नहीं होगा। महिला शक्ति यहाँ पर है, नारी शक्ति यहाँ पर है, उनका भी सम्मान का विशेष यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। इस बात का बहुत ख्याल रखा जाए।
सुनील अग्रवाल बॉबी वो भी मंच पर होंगे। अज्जू भैया भी मंच पे होंगे भाजपा से। सामने से ना, सामने से ले ले, सामने माइक ज्यादा उधर इधर नहीं हो। संयम में चेक हेलो, चेक हेलो। सबसे पहले इसकी जो अध्यक्ष की प्रत्याशी हैं यहाँ पर कुसुमलता राजवाड़े जी और देवंती साहू जी, वो अपनी बातें जनता के सामने रखेंगे। तो 3-3 मिनट का समय होगा और जो ईवीएम में सबसे पहला नाम होगा वो देवंती साहू जी का है, तो वो यहाँ पर आएंगी और अपनी बातें यहाँ पर रखेंगी। हेलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं आमने सामने मंच के मीडिया प्रभारियों का धन्यवाद करती हूँ, जो जनता के सामने अपने बात रखने के लिए मुझे रूबरू कराई हैं। और यहाँ जितने मंचासीन बैठे हुए हैं उनको प्रणाम करती हूँ। और यहाँ जनता जितने मेरे भाई बंधु माता पिता तुल्य छोटे बड़े सब है, वो सबको चरण छू के मैं प्रणाम करती हूँ और अपना बात को रखती हूँ। मैं देवंती साहू भाजपा प्रत्याशी आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे संगठन ने मुझे चुनकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन संगठन की धन्यवाद करती हूँ और जिला के जितने वरिष्ठ हैं उन सब का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं अगर यहाँ अध्यक्ष बनी तो मैं जनता के ही हित में ही काम करूँगी और जनता से जितना जनता और मैं बैठकर मेरे जिला के वरिष्ठ जन और संगठन के वरिष्ठ जन से पूछकर मिलकर यहाँ अपना काम को करूँगी। चलिए आप अपना काम कीजिए। आप जी आप बोलते रहें, बीच में कोई ना बोले। और यहाँ जितना स्वच्छता नहीं, मतलब स्वच्छ नहीं बना पाए हैं वो सब कार्य को करूँगी। और यहाँ हमारे वार्डों में जो विकास नहीं हुए हैं वो सब करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ जो घोषणा पत्र हमारे भाजपा द्वारा किया गया है उनमें से सभी कार्य को करूँगी। मैं अपने जनता के हित में ही सारे कार्य को करूँगी। यहाँ कहीं नालियों की व्यवस्था नहीं है और कोई पार्क नहीं है, छठ घाट व्यवस्थित भी नहीं है और तालाबों का जीर्णोद्धार भी करूँगी। और मैं अपनी सारी जो कार्य यहाँ नहीं हुआ है वो सब करूँगी। मैं जनता से आशीर्वाद भी लेने यहाँ खड़ी हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी भाजपा की सरकार दिल्ली में भी आज आई है, उसके लिए भी मैं भाजपा को धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ अपने मूल जितने सुविधा है सबको करने के विकास करने की शुक्र करूँ जी। और बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा प्रत्याशी। अब मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस की प्रत्याशी कुसुमलता राजवाड़े जी से, जो समय का ध्यान रखते हुए 3 मिनट में अपनी बातें खत्म करेंगी। भारत माता की, भारत माता की। मैं कांग्रेस प्रत्याशी कुसुमलता राजवाड़े आप सभी सूरजपुर के नगरवासी, मेरे देवतुल्य जनता
और मेरे मतदाता भाई बहन को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हमने पिछले 5 वर्ष में सम्मान्य के अग्रवाल के साथ एक टीम बन के काम किया है, लेकिन उसको अभी मैं नहीं बताऊंगी, उसको बताऊंगी तो पूरे 2-3 घंटा लग जाएंगे। मैं सूरजपुर नगरवासी के लिए सर्वांगीण विकास करना चाहूंगी, जो भी मूलभूत सुविधा है उसे निर्वहन करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं प्राथमिकता देना चाहूंगी कि जो मेरी बहनें हैं शहर में पिंक टॉयलेट बनवाना चाहूंगी और खाद तालाब में चेंजिंग रूम का व्यवस्था करवाना चाहूंगी और मेरे युवा साथी हैं उनके लिए वाईफाई रूम बनवाए जाएंगे और जितने भी अस्पताल हैं और कॉलेज है और जितने भी हमारे चौक चौराहे हैं सब में तीसरी नेत्र सीसी कैमरा लगवाया जाएगा और जितने भी हमारे मूलभूत सुविधाएं हम सबको ध्यान में रखते हुए पार्किंग के व्यवस्था, चाहे हमारे छोटे बड़े ठेले हैं वो सभी का व्यवस्था करते हुए धूल मुक्त हम करेंगे शहर को और हम मांसपेशियों के लिए भी व्यवस्था करेंगे और जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं हम सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जितने भी मेरे नगरवासी हैं सबको एक साथ लेके मैं चलूंगी और मुझे आशा और विश्वास है कि वो मुझे मतलब 5 साल सेवा करने का अवसर देंगे। और इन लोग महतारी वंदन के बारे में बोलते हैं कि 1000 रुपया हम देते हैं, लेकिन बहुत सी मेरी नारी शक्ति इस लाभ से वंचित हैं और 1000 देते हैं। अरे इस चीज को आप लोग बताइए कि 1000 तो देते हैं लेकिन 1000 तो देते हैं लेकिन महंगाई कितनी है। गैस को देख लीजिए, खाद्य को देख लीजिए, महंगाई कितनी है आप उसको देख लीजिए। 1000 तो देते हैं लेकिन महंगाई भी देखिए। हम सभी नारी शक्ति के साथ है। इतना मैं और आगे आप सभी के दिशा निर्देश से काम करना चाहूंगी, बड़ों से आशीर्वाद लेके उनके सहयोग से काम करना चाहूंगी और इसमें हमारे 34 बिंदु में हम सभी भैया उस सवाल के समय होगा, अभी बैठ जाएं। प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस की प्रत्याशी कुसुमलता राजवाड़े जी से। अब सवाल के जो दौर हैं वो शुरू होंगे, तो सभी शांति बना के रखें और हमारे सहयोगी इमाम। सबसे पहले एक एक सवाल मंच की तरफ से होगा, उसके बाद आप जो जनता है यहाँ पर वो अपने सवाल करेगी, पर्ची लिख कर यहाँ पर देगी। सवाल ऐसे होने चाहिए जो तीखे और जरूर हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उनसे मेरा सवाल है कि आप लोग 5 सालों तक नगरपालिका सूरजपुर में रहे, इस दौरान कांग्रेस की सरकार भी रही। आप लोगों की सूरजपुर शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए क्या सोच रही? अगर नंबर देने की बात की जाए तो 100 में से कितने नंबर आपको मिलेंगे? ये कुसुमलता राजवाड़े जी के लिए मेरा सवाल है। 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा कार्य हुए हैं सुंदर शहर के लिए। अब जो अगला प्रश्न भाजपा के प्रत्याशी देवंती साहू से, कांग्रेस ने कहा कि जो विकास कार्य है उसमें वो 100 का 100 नंबर दे रही हैं। आपको क्या लगता है आप कितने नंबर दे रही हैं? ये तो 100 में 100 मांग रही हैं, लेकिन मेरे से पूछा जाए तो मैं 0 नंबर भी नहीं दूंगी। क्या कोई विकास नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ है यहाँ? आप लोग तो सभी जानते हैं कि कितना विकास हुआ है 5 सालों में, सब देख ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब जो प्रश्न होंगे, जनता के जो सवाल हमारे बॉक्स में आए हुए हैं वो अब खुलेंगे और सवाल उनसे होंगे और जवाब जो स्टेज में बैठे जनप्रतिनिधि हैं वो देंगे, कांग्रेस और भाजपा दोनों के। तो पहला सवाल निकलता हुआ, एक सवाल आया है विधायक जी के लिए। आपकी सरकार दिव्यांगों की मांगे 6 महीने से पूरा नहीं कर पा रही है, तो आप पर जनता कैसे भरोसा करेगी? ये सवाल किसी ने लिख कर दिया है। विधायक जी,
जी फिर से बता दूं मैं आपको। मेरे लिए भी कोई समय है क्या? नहीं, आप बता सकते हैं। सवाल फिर से कर। आज सूरजपुर नगर में आमने सामने के इस मंच के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण और सामने बैठे हमारे सभी दोनों दल के सभी सम्मानित जन, सभी युवा साथी, सभी माता बहनों और सभी इस मीडिया के सभी साथीगण, अभी भाई साहब एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि दिव्यांगों का, जब विधानसभा चुनाव हुआ, थोड़ा सा मैं बात को खींचूंगा, है ना, तो हमारी सरकार ने दिव्यांगों के लिए हर जिला में, हर ब्लॉक मुख्यालय में एक शिविर आयोजन करके और उनको दिव्यांगों के लिए एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। और दिव्यांगों के लिए जो उनके लायक व्यवस्था है, चाहे ट्राईसाइकिल हो, चाहे उनके हाथ में रखने का डंडा हो, ये सारी सुविधा दिव्यांगों के लिए हम लोग हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग दिए हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया जी भी आए थे, तो उस समय भी हम लोग इस सूरजपुर शहर में भी बंटवाए हैं, सिविल में ही हुआ है। और कोई प्रश्न भैया? कितनी एक प्रश्न आया है। वो एक प्रश्न आया है जो पूर्व जो उपाध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पे अज्जू अग्रवाल जी, अंकिता सिंह ने 29 करोड़ का और 6 करोड़ का स्टेडियम बनाया, के अग्रवाल जी ने स्विमिंग पूल बनाया, डोम बनाया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। मैं पंकज तिवारी थलेश्वर साहू जी से पूछना, माफ़ कीजिएगा, थलेश्वर साहू जी के लिए ये थलेश्वर साहू जी से पूछता हूँ कि आपके कार्यकाल में कौन सा काम हुआ है जिससे आपको यह मौका दिया जाए। तो जो उपाध्यक्ष थे अज्जू अग्रवाल, वो इनका जवाब देंगे। हेलो धन्यवाद सबसे पहले सवालकर्ता को कि उन्होंने बोला कि 6 करोड़ का अंक। एक बार भैया थोड़ा सा सवाल को दोहरा देंगे। 6 करोड़ रुपए का डोम बनाया, हाँ, स्टेडियम बनाया, डोम बनाया, स्विमिंग पूल बनाया। हाँ, आपकी सरकार अगर आती है तो आपको जनता क्यों मौका दे, ये कहना है। जो स्टेडियम की बात हो रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्टेडियम की सौगात सूरजपुर को दी। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अंकिता सिंह जी जरूर नगरपालिका में थी, लेकिन प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए इतना बड़ा स्टेडियम यहां पर मिला। दूसरा, स्विमिंग पूल की बात है, चाहे डोम की बात है, निश्चित रूप से डोम एक सुविधाजनक चीज है, लेकिन जो अभी 5 साल, विगत 5 वर्षों में जो सरकार रही, उन कामों में उनका विशेष ध्यान रहा कि कहां से मनी ट्रांसफर हो सके। मनी ट्रांसफर किस माध्यम से हो पाएगी, उनका मूल उद्देश्य ये रहा, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे ये डोम हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये दोनों काम की जांच होगी और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुविधा की चीजें हैं, मैं स्विमिंग पूल भी सुविधा की चीज है, उससे इनकार नहीं करता। डोम भी सूरजपुर की सुविधा की चीज है, उससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, इस बात का दावा मैं इस आमने सामने मंच में करता हूं। साथियों, अभी हमारी कांग्रेस की कुसुम राजवाड़े जी बता रही थी, कुसुमलता राजवाड़े जी, कि हम शौचालय बनवाएंगे, हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, हम पानी की सुविधा करेंगे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, 5 साल 4 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और नगर पालिका में भी कांग्रेस की सरकार थी। हमारे वाटर एटीएम क्यों बंद हुए? जगह जगह जो ठंडे पानी के वाटर एटीएम थे वो क्यों बंद पड़े रहे 5 सालों तक? सीसीटीवी सारे चौक चौराहे में
थलेश्वर साहू जी की सरकार में लगे थे, वो सारे सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों हैं? शौचालय, जगह जगह शौचालय, चाहे आप बाजार के पास का शौचालय हो, चाहे पुराने स्वास्थ्य विभाग के पास का शौचालय हो, सारे सार्वजनिक शौचालयों को बंद करने का काम कांग्रेस के 5 साल में हुआ। मित्रों, नया बनवाने की बात करते हैं, पुराने को संचालित नहीं कर पाई है। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों से फाजिल दोस्त ने कहा कि आप सिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान होगा। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो हमारे साथी हैं अभी, आपको अभी हमारे कांग्रेस का घोषणा पत्र वितरण करेंगे। 34 बिंदुओं का हमने एक घोषणा पत्र कांग्रेस ने तैयार किया है कि अगर शहर की सरकार कांग्रेस की बनती है, अगर शहर में नगर पालिका में कांग्रेस को पुनः बैठाने का प्रयास अगर शहर की जनता जनार्दन करती है तो इन बिंदुओं पर कांग्रेस उतरेगी। चूंकि ये विषय बहुत लंबे हैं, आप तक लिखित में हम पहुंचाएंगे और कुछ मोटी मोटी बातें आप तक मैं रखना चाहता हूं। छोटी छोटी बातें हैं और कुछ भाई बोलते रहते हैं कि मिल बांट के खाएंगे क्या, ऐसा कुछ चिल्ला रहे थे क्या? मित्रों, कील हथौड़ों से नहीं, कील हथौड़ों से नहीं, नाखूनों से खोदते हैं दर्राखों पर कुएं। और ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग आस लगाए बैठे हैं कि पानी आए, आस लगाए बैठे हैं कि पानी आए। मैं आपको कांग्रेस पार्टी की ओर से याद दिलाता हूं कि अगर 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी को अगर मतदान में हम लोगों को सरकार में बैठने का मौका मिला तो शहर में सारी वे योजनाएं जिसका ईमानदारी से क्रियान्वयन नगर पालिका को करना है वो नगर पालिका करेगी और सिटी डेवलपमेंट प्लान के लिए सरकार काम करेगी। धन्यवाद। सेम सवाल भाजपा से है कि उनका मास्टर प्लान क्या है। आरोप और प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं एक दूसरे पर, कम शब्दों में जवाब दें कि ताकि सभी बातें रखी जा सके। सिर्फ जो सवाल है उसी का जवाब दें। देखिए, नगर का विकास निश्चित रूप से, जैसे बच्चा जब पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस स्वयं विकास है उसका, लेकिन नगर के विकास के लिए योजना बननी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि हम प्रत्येक वार्ड में मंगल भवन बनाएंगे ताकि लोगों को सुविधा मिले और वो शादी विवाह का या और अन्य आयोजन उनके आराम से हो सके। दूसरा, सूरजपुर में रिंग रोड निकल गया है, ये सड़कें जो बनी हुई है, अब इसके अंदर थोक बाजार वालों को काफ़ी असुविधा हो रही है। एक थोक मार्केट कहीं शहर से लगी हुई आउटर पे, जहाँ उनकी गाड़ियाँ आ जा सके, सामान उतर सके, उनका व्यापार किसी भी नगर का व्यापार ही जो है उसकी समृद्धि का केंद्र रहता है और वो उससे देखा जा सकता है कि ये व्यापार कितना समृद्ध होगा, उससे ही नगर की समृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से व्यापार की योजना बनाना और अन्य सुविधाएं जिस प्रकार की होनी चाहिए, सड़कें जो गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं, नालियां हैं, ये जो मौलिक जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं तो निरंतर रहे और अन्य चीज़ें जो आधुनिकता के हिसाब से लाई जा सकती हैं, हाट बाजार वगैरह, जैसे बाजार में जो जिस तरीके से अभी ये जो गुमटियाँ बनी हुई हैं और सब बनी हुई हैं, तालाबों की क्या स्थिति है, सारे तालाबों का गहरीकरण करके, सौंदर्यीकरण करके और जगह जगह उसमें पार्क बना करके, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की योजना में है और हमारे घोषणा पत्र में है। निश्चित रूप से शहर को कितना सुंदर सजाया जा सकता है उसके लिए हमारे पास केंद्र सरकार भी है और प्रांतीय सरकार भी है। कहीं पर भी बजट वगैरह की कोई स्थिति नहीं रहेगी, हमको ये कहना नहीं पड़ेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप मौका अगर देंगे तो सूरजपुर नगर को जितना सजाया जा सकता है, जिस तरीके से सजाया जा सकता है, यहाँ लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, लोगों को सुख सुविधा प्राप्त हो, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। एक सवाल आया है, कांग्रेस प्रत्याशी हैं कुसुमलता जी के लिए कि अगर आप अध्यक्ष बनी तो नगर पालिका के पिछले कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के विभिन्न जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप अगर बनती हैं तो उस पर जांच कराएंगी और अगर सही पाए गए तो क्या कार्रवाई करेंगी? ये कुसुमलता जी के लिए। जी, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको निश्चित ही मैं जांच करवाऊंगी। तो उस पे कार्रवाई भी वो जो जांच करेगा वो करेगा। मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हुई है तो मैं उसको
उसको निश्चित ही जांच करवाऊंगी और कार्रवाई भी की जाएगी। एक सवाल और कांग्रेस से पूछा गया है कि 5 साल आपकी सरकार रही, भैया थान जो रोड है उसकी चौड़ीकरण होगी या उसमें राजनीति ही चलती रहेगी? सभी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का सम्मान। भैया थान रोड के चौड़ीकरण का जो मामला है, मैं भाई साहब को ये जानकारी देना चाहूँगा कि वो स्टेट हाईवे के अंतर्गत आता है, वो नगर पालिका के क्षेत्रांतर्गत नहीं है। उसका चौड़ीकरण सरकार की जवाबदारी और जिम्मेदारी है। ये एनएच का जो चौड़ीकरण है, इसको थलेश्वर भैया ने नहीं कराया था, ये चौड़ीकरण गवर्नमेंट ने कराया, एनएच ने कराया था, इसलिए उसका भी चौड़ीकरण वही करा सकती है। ये सरकार का मैटर है, न कि नगर पालिका का। धन्यवाद। एक सवाल दोनों ही भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही है कि नगर पालिका में इस बार महिला अध्यक्ष काबिज होंगी, तो ऐसे में आप महिला सुरक्षा के लिए किस तरह से काम करेंगे? दोनों ही पार्टियों के लिए है ये। हेलो, हाँ, ये प्रश्न भी किसी महिला की तरफ से ही आई हुई है। मैं इसके बारे में बता दूं, कुसुमलता जी ने बहुत अच्छी बात मेरे से कही थी कि भैया मैं नगर पालिका में बैठती हूं तो सबसे पहले मैं पिंक टॉयलेट इस शहर में बनवाना चाहती हूं। दूसरा, मैं ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी है कि छठ तालाब और छठ घाट नदी के पास में जो लगता है, वहाँ पर महिलाओं को अपने कपड़ा चेंज करने में थोड़ा सा शर्म और झिझक महसूस होती है। उसके लिए वहाँ पर मैं महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनवाना चाहती हूँ, ये उनकी सोच है। साथ ही सभी चौक चौराहे, स्कूल और विद्यालयों के पास में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई जोन ये बनाने का उनका अपना दृढ़ संकल्प है। इसको वो करेंगी, जिससे आम जनता को सुरक्षा निश्चित तौर पर प्राप्त होगी और साथ में महिलाओं और बच्चों को भी सुरक्षा प्राप्त होगी। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए आप सबको बताना चाहूँगा कि जो 50% का आरक्षण है राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया है, जिससे आज महिलाओं का इतना प्रतिनिधित्व बढ़ा है। और इस बार हमारे नगर में 18 में से 9 वार्डों में महिला जनप्रतिनिधि के रूप में फाइट कर रही हैं और अध्यक्ष भी इस बार महिला है। दूसरी बात, पिंक शौचालय निश्चित रूप से हमारे जितने व्यावसायिक परिसर हैं उसमें हमने घोषणा पत्र में पहले ही दिया है, घोषणा पत्र हमने आपके बीच में ले भी आया है। उसमें सभी व्यावसायिक परिसरों में पिंक शौचालय बनाने का महिलाओं के लिए व्यवस्था की है। महिला सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको मजबूत करने का काम हमारी पार्टी करती आई है, आगे भी करेगी। महिला थाना की स्थापना के लिए हम सरकार स्तर पर बात करेंगे और महिला परामर्श केंद्र शहर के विभिन्न स्थानों में कम से कम 5 वार्ड 6 वार्ड के बीच में एक महिला परामर्श केंद्र, महिला सहायता केंद्र के रूप में हम स्थापित करने की सरकार से पहल करेंगे। ये मैं आप सबको आज इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। एक बात और छूट रही है जिसका मैं विषय रखना चाहता हूँ कि छठ घाट में निश्चित रूप से थलेश्वर साहू जी की सरकार में चेंजिंग रूम और बाथरूम का निर्माण हो चुका है, लेकिन इस 5 साल में रख रखाव के अभाव में वो खंडर हो गया है। वहाँ पर बनवाने की जरूरत नई सरकार को नहीं पड़ेगी। और छठ घाट का निर्माण जो हमने किया था, वो छठ घाट का निर्माण सिर्फ हमने किया था। इस पिछले 5 साल में एक ईंट भी नदी किनारे छठ घाट में नहीं लगी, जबकि केंद्र राज्य में इनकी सरकार थी और नगर में इनकी सरकार है। होगा। धन्यवाद। कांग्रेस के लिए एक सवाल आया है कि नगर पालिका में अगर आपकी सरकार बनती है तो आप ये बहाने तो नहीं करेंगे कि राज्य सरकार फंड नहीं दे रहा है तो फिर शहर का विकास कैसे होगा? हाँ, कांग्रेस के लिए सवाल। मैं इसका जवाब दे दूं भाई साहब को कि नगर पालिका में अंकिता सिंह भी अध्यक्ष बनी थी। आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन पर्याप्त फंड सरकार से मिलता है। ये
हर नगर पालिका का अपना अधिकार है जो उसको प्राप्त होता है, ऐसी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। उस समय भी अंकिता सिंह ने मांग की, उस समय सूरजपुर में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी, जिसके लिए प्रहलाद शाह से टैंकर लेकर के पानी सप्लाई किया गया था सूरजपुर शहर में। तब अंकिता सिंह ने ये सोच को आगे बढ़ाते हुए पीएचई के इंजीनियर अभी भी मिश्रा जी हैं, 500 पेज का उन्होंने यहाँ पर पानी की टंकी कैसे बड़ी बन सके, कैसे यहाँ 20 लाख लीटर पानी की सप्लाई सूरजपुर शहर में हो सके, आबादी के अनुसार नहीं बन रहा था। तो नमतगिरी, पर्री, तिलसिवा, चंदरपुर, इसको शामिल करके 500 पेज का उन्होंने प्रस्ताव डीपीआर तैयार किया। 29.5 करोड़ रुपए माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मैं सम्माननीय हमारे हैं, उन्होंने स्वीकृत किया। जो पानी टंकी आज 3 मंजिल और 5 मंजिल तक चढ़ रही है, वो अंकिता सिंह की देन है। जब आप नल खोलते हैं तो उसकी एक एक बूंद ये बताती है कि अंकिता सिंह ने काम किया। बिना मैं भाई बड़े भाई अश्वनी सिंह जी का इस विषय पे थोड़ा सा विषय रखने दीजिए कि सवाल आपके होंगे, ये गलत बात, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे सवाल आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा। एक जवाब कोई भी दे। एक सवाल है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जो दोनों ही दलों से है, कि प्रदेश की सत्ता में रहते हुए ओबीसी वर्ग के जो लोग थे उनसे आरक्षण अभी छीन लिया गया है। ऐसे में आपने सत्ता में रहते हुए क्या किया, और विपक्ष के नाते जो कांग्रेस थी यहाँ पर, उसने उनको आरक्षण दिलाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए? एक सवाल है दोनों ही से। हाँ, सरकार चूंकि यहाँ प्रदेश में है तो पहले सरकार के लोग ही दे दें। देखिए, जहाँ तक है, वैसे तो नगर पालिका के विकास से संबंधित नहीं है सवाल, लेकिन फिर भी ये ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, ये जो भी अभी सरकार कर रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और भारतीय संविधान के अनुसार हुआ है। जहाँ एससी एसटी की संख्या ज़्यादा है, वहाँ उसकी संख्या के अनुसार उनको आरक्षण दे करके शेष आरक्षण ओबीसी को देने का है। 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में हमारे भाई लोग कोर्ट तक गए थे। कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज किया है। कहीं ना कहीं ये संवैधानिक अनुसार है, इसलिए संविधान के अनुसार संविधान को कोई भी सरकार जो है वो संविधान के अनुसार ही चलती है और संविधान को मानना पड़ता है। ये संविधान के अनुसार हुआ है, जो भी कार्य हुआ है, इसके लिए ये कोर्ट जा चुके हैं और कोर्ट से इनका आवेदन खारिज हो चुका है। हेलो 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 आमने सामने मंच के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं को सादर प्रणाम है, और सामने यहाँ उपस्थित सूरजपुर की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, पिछड़ा वर्ग की आरक्षण की बात अभी यहाँ आई है, तो निश्चित रूप से आदरणीय भीमसेन जी ने जो कहा, मैं उन बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमने पिछड़ा वर्ग की हक के लिए माननीय हाई कोर्ट तक बात पहुँचाई, लेकिन माननीय हाई कोर्ट से पहले हमारी बात वहाँ निर्णय हो, उससे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने गलत तरीके से फिर से अध्यादेश, दोबारा अध्यादेश लाया, और जिसके चलते माननीय कोर्ट ने कहा कि आप अब फिर से नया दायर करें प्रकरण, तभी इस पर सुनवाई होगा। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा माननीय भीमसेन जी ने कहा है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में 129 संज्ञा का 3रा पैराग्राफ को छत्तीसगढ़ शासन ने विलोपित कर दिया, जिसके चलते आज खास करके 5वीं अनुसूची वाले जो जिले हैं, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, उसमें पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य हो गया। और साथ ही जो गैर 5वीं अनुसूची वाले जिले हैं, वहाँ पे भी जो पहले 75% तक जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको सीमित करके 50% तक कर दिया गया, जिसके चलते उन क्षेत्रों में भी पिछड़े वर्ग को बहुत कम, पहले से बहुत कम आरक्षण मिल रहा है। पहले जब 27 जिला हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, उस समय जिला पंचायत के 7 अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से होकर के आते थे, उनके लिए आरक्षित होता था। आज जब हमारा छत्तीसगढ़ 33 जिले वाला जिला पंचायत वाला जब प्रदेश हो गया है, तो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य हो गया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक विषय ये है कि हम लोगों के जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, छत्तीसगढ़ में 50% की जनसंख्या
हमारे पिछड़े वर्ग की है। और यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग से जो हमारे माननीय विधायक जीत करके जाते हैं, या जो हमारे विधायक जीत करके जाते हैं, जिनको पिछड़ा वर्ग ने एक ही सवाल पे इतना लंबा जवाब मत दे। धन्यवाद। अब एक सवाल भाजपा और कांग्रेस दोनों से आई है, पहले भाजपा से कर लेते हैं। भाजपा प्रत्याशी देवंती साहू से एक सवाल है कि अगर नगर पालिका से आप जीतती हैं, पब्लिक आपको चुनती है, तो नगर पालिका कौन चलाएगा? आप चलाएंगे कि कोई और चलाएगा? नगर पालिका जिसका उत्तरदायित्व है वही चलाता है और मैं स्वयं चलाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से एक सवाल है, ठीक है। कांग्रेस से भी एक सवाल है कि आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या पिछले सरकार की तरह आप चलाएंगे या सिंडिकेट चलाएगा? हेलो, देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं स्वयं चलाऊंगी। मैं 5 साल पार्षद रही, मेरे पति कभी नगर पालिका में नहीं आए, मैं स्वयं आई। नहीं 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 नहीं, मैं स्वयं चलाऊंगी, कोई सिंडिकेट नहीं। मैं 5 गलत बोल रहे भैया, मैं स्वयं चलाऊंगी। एक और सवाल है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही है। किसी ने लिखा है कि जो नए पार्षद और नगरपालिका अध्यक्ष चुनकर यहाँ पर आएंगे, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे या ठेकेदारी और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे पहले की पार्षदों की तरह? विगत 5 वर्षों में मैं आप सबको इस आमने सामने मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ठेकेदारी और पार्षदी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी कुछ दिनों पहले उसमें एक प्रकरण भी दर्ज हुआ। हमारे मंच में ही बैठे हैं मेरे कांग्रेस से पार्षद के रूप में पूर्व में हमारे साथ काम किए सुनील अग्रवाल बॉबी भाई, और वो शासन के नियम के विरुद्ध पार्षद रहते हुए अपने खुद के नाम से ठेकेदारी किए, जिसके कारण 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने के लिए कलेक्टर न्यायालय ने प्रतिबंधित किया। और उसमें 2,27,000 की रिकवरी गबन का आरोप सिद्ध हुआ, जिसमें ये किसी उच्च न्यायालय में, किसी अपील न्यायालय में नहीं गए, और 2,27,000 की रिकवरी मेरी जानकारी में आज तक इन्होंने नहीं पटाई। और पार्षद रहते हुए इन्होंने ये काम किया। और वर्तमान में जो अभी 5 साल पहले अभी विगत जो सरकार रही, उसमें चाहे स्विमिंग पूल का निर्माण हो, चाहे अन्य काम हो, वो किस रूप से वो सहभागी रहे। तो इसलिए कांग्रेस के लोग नगर पालिका में पार्षद के रूप में ठेकेदारी करने का ही उद्देश्य रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी न कि थलेश्वर साहू न कि अजय अग्रवाल ठेकेदारी का काम किए। इसका जवाब चूंकि मेरे ऊपर सीधे आक्षेप लगा है, इसका जवाब मुझे देना चाहिए। अब मेरी बातों को गंभीरता सुनिए। निश्चित रूप से नहीं, अब उन्होंने आक्षेप लगा दिया तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। जवाब सुनिए, जवाब सुनना पड़ेगा। आक्षेप लगाया है तो जवाब सुनना पड़ेगा। ठीक, मेरी बात को सुनिए। उन्होंने आक्षेप लगाया है, ये 10 आपके पास जब सवाल आएगा उस समय आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। अभी अलग से नहीं, आपके पास सवाल आएगा ना, आपके पास सवाल का जवाब है ना, आपके पास सवाल आएगा कोई भी, उसी में आप जवाब दे दीजिएगा, इसको भी ऐड करके। कि आरोप लगा है तो पहले भाजपा वाले बोले कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए ही था ये सवाल। कांग्रेस से भी है जी, कांग्रेस से भी है, कांग्रेस से भी है। दोनों नहीं, ये सवाल कांग्रेस से भी था, दोनों से पूछा गया था। नहीं, ठीक है, ये सवाल दोनों से पूछा गया था, कांग्रेस से भी पूछा गया था और भाजपा से भी पूछा गया था। तो भाजपा ने जवाब दे दिया, अब कांग्रेस की बारी है। ठीक है, ठीक है, दे रहे हैं, दे रहे आवाज।
ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, अच्छा। वो जवाब दे रहे हैं। आवेश में आप आए, रुक आराम जाइए, से वो सुने, जवाब दे बातें रहे सुने। हैं। आप गंभीरता से बातों को सुनिए। अध्यक्ष जी ने, अरे सुन ले यार, होए बहुत हो जाइए, मोर बात ला सुन ले, फिर चिल्लात रह बेते हैं, है ना। अजय भाई ने ये कहा कि मेरे द्वारा जो काम किया गया था वो पार्टनरशिप फर्म में काम था। इन्होंने 2013 में 6 काम की शिकायत की, उसमें से 4 काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया था, जिसमें कार्रवाई सिर्फ मेरे रजिस्ट्रेशन पे हुई, 5 पे इन्होंने नहीं कराई कार्रवाई। ये बात पहले सुनो, बात सुनो, पहले बैठो, अभी बात सुनो। आपने कहा 5 पार्षद मेरे नहीं ऊपर- थे, सिंगल मेरे ये ऊपर पार्षद रिकवरी- थे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। बात सुनिए। अगर मैंने आपकी बात सुनी है तो बात सुनिए, मेरी बात तो 5 सुनिए। पार्षद नहीं थे, सिंगल ये पार्षद थे। एक मिनट, पहले 1 मिनट, नहीं, सभी से निवेदन है कि आप चेयर में बैठे, ऐसे में भगदड़ हो जाएगा। कार्यक्रम आप ही का है, कार्यक्रम बिगड़ेगा तो आप ही का नाम खराब होगा, कार्यक्रम अच्छा होगा तो आपका होगा। सभी से निवेदन है, बैठ जाएं। अगर हमने बैठ के भी बोल सकते हैं। अगर हमने उनके आरोपों को गंभीरता से सुना है तो आरोप का जवाब मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताइए। देना चाहिए तो मेरी बातों को सुनिए। मैंने उनकी बातों को सुना, उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए। उन्होंने, मैं आपको मित्रों बता दूं कि मैंने पार्षद का नामांकन भरा, मैंने पार्षद का नामांकन भरा। आदरणीय मेरे विपक्षी साथी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भीमसेन जी और अन्य साथी निर्वाचन अधिकारी के पास गए और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर रिकवरी है, आप इसका नामांकन पत्र निरस्त करिए। 3 दिन तक मेरे नामांकन को वहां इन लोगों ने पेंडिंग बनाया और मैंने दस्तावेज प्रस्तुत किया। 2013 में जो रिकवरी थी, 2018 में छत्तीसगढ़ शासन से मुझे क्लीन चिट मिली है। मैंने वो दस्तावेज दिया, उस दस्तावेज के आधार पर मेरा नामांकन वैलिड हुआ। मैं, अगर आप मुझ पे कोई आक्षेप लगा रहे हैं, मेरी बात को सुनिए, आप मुझ पे कोई आक्षेप लगा रहे हैं, आप उसको प्रमाणित करिए। आपने राजनीतिक सत्ता के दबाव में पूरजपुर पुलिस थाने में मेरे ऊपर अपराध पंजीबद्ध कराया, लेकिन न्यायालय है, मुझे न्यायालय पे विश्वास है। जिस दिन मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा, अगर आरोप सिद्ध हुआ और अगर मैं चुना गया तो मैं उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, अगर आरोप सिद्ध हुआ तो। अब एक सवाल भैया, कुसुम, नहीं, ऐसे में बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। नहीं, एक सवाल कुसुम लता राजवाड़े से, ठीक है, एक सवाल कुसुम लता राजवाड़े से है। सभी बैठ जाएं। शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। हेलो, ठीक है, सब शांति बना रहे, ठीक है। एक, सभी कोई शांति बनाए रखें और कोई भी व्यक्तिगत सवालें नहीं होंगी। सुनिए, पहले तो बैठ जाएं, ऐसे में कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। कुसुम लता राजवाड़े से एक सवाल है, सभी शांति बनाए रखें कि कार्यक्रम बंद करें हम। हेलो, ठीक है, कोई उत्तेजित नहीं हो रहा है, कार्यक्रम है, कोई नहीं बोले, कार्यक्रम सभी का है भैया, कार्यक्रम सबका है। शांति बनाए रखे, थोड़ा सा शांति बनाए रखे। सुनो, हेलो कर, आपसी में विवाद ना करें, आप सभी शांति बनाए रखें। कार्यक्रम सभी कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। हेलो, शहर के लोग आपके हैं, चुनाव 1-2 दिन का है, आपस में आप सभी लोगों को हर दिन रहना है। व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाने में भाई लोग अपने जगह बैठ जाएं। एक बार सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाएं। सभी से निवेदन है, शांति बना के रखें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, नैतिक भाई, हम जवाब दिए, आप मेरी बात को सुनिए। किसी पे कोई आरोप लग रहा है तो उसका जवाब सुनिए, और ये जनता की अदालत है, जनता फैसला करेगी। मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठें, निवेदन है कि सभी बैठ जाएं, सभी कोई से निवेदन है बैठे। हमारे पत्रकार साथियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अगर कोई आरोप है, उस आरोप का जवाब होना चाहिए, उस आरोप का अगर जवाब लेना चाहिए। लेकिन एक बात को गंभीरता से मंच ध्यान दे। भैया, ये क्या हो रहा है? सभी बंद कर क्या हो रहा है? सभी का माइक बंद कर दो, सभी का माइक बंद, सभी माइक बंद कर दिया जाए। कार्यक्रम आपका है,
कार्यक्रम में किसी प्रकार का भगदड़ होगा तो ये चीजें सही नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, सूरजपुर के लिए सही नहीं है। एक ना तो यहाँ पे जो यहाँ की जागरूक जनता है उसके तरफ से मेरा एक सवाल सम्माननीय भीमसेन जी से है और अश्वनी सिंह जी से। भीमसेन जी ने जो सूरजपुर को बढ़ता हुआ देखा है, अश्वनी सिंह जी भी उसमें साथ रहे हैं। अगर कांग्रेस से यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं तो सूरजपुर के विकास के लिए जो नल पानी सड़क का आम बात है, इसको अलग पहचान दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? 2 काम बताएंगे। भीमसेन जी, आप सूरजपुर को बढ़ते देखें, सूरजपुर को प्रदेश में अलग पहचान मिले, उसके लिए क्या करेंगे बताइए। यहाँ जनता विकास के लिए आई है, यहाँ की पहचान के लिए आई है, यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आई है, उसके लिए क्या करेंगे उसका जवाब दीजिए। 2 से सवाल है, 2 सवाल बताइए कि इसके लिए क्या करेंगे आप दोनों। भीमसेन जी, आप बताइए कि सूरजपुर के लिए अलग शामिल के लिए क्या करेंगे, सूरजपुर की पहचान मिल सके छत्तीसगढ़ में। जैसा मैंने पहले बताया कि सूरजपुर के जो मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा जिस तरीके से जो तालाब, जो यहाँ पुराने तालाब है, जो धरोहर है, जिनकी स्थिति काफ़ी खराब हो रखी है, उसका गहरीकरण, सौंदर्यीकरण और व्यवस्था। दूसरा मैंने बताया कि सभी वार्डों में मंगल भवन, जो आम आदमी की ज़रूरत हो गई है, आज उसके घर में शादी ब्याह करने की, छोटे छोटे घर हैं, शादी ब्याह या कोई आयोजन करने के लिए जगह नहीं होती, तो लगभग वार्डों में जहाँ पर भी जैसी जगह होगी वहाँ वो बनाया जाएगा। एक व्यावसायिक केंद्र बनाने का, जहाँ नगर के अब नगर बढ़ रहा है और नगर के अंदर गाड़ियों का प्रवेश वर्जित हो गया, इसलिए होलसेल मार्केट वगैरह इस तरीके की कोई योजना बाहर। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत से पार्क हैं जो अभी अव्यवस्थित हो गए हैं, पुराने उस पे हो गए हैं, उन पार्कों का सौंदर्यीकरण और छोटे छोटे पार्क अगर कहीं वार्डों में बन सकते हैं, उन सब चीज़ों को बढ़िया से बेहतर बनाएं। यही सारी चीज़ें हैं ताकि नगर को सौंदर्यीकरण। दूसरा, हम लोगों की एक योजना है कि प्रत्येक वार्ड में बैठक करके, वहाँ वार्ड वासियों के बीच में जा करके उनके सुझाव लेकर के वहाँ वार्ड में किस किस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूरी योजना बना करके, एक कार्य योजना बना करके और कार्य योजना बना करके उसके लिए फंड ला करके और उसके वार्डों की व्यवस्था कराएंगे। प्रत्येक वार्ड में बैठक, हमारा अध्यक्ष रहेगा, हमारे पार्षद रहेंगे और उनके बीच में बैठ करके नगरवासी भी रहेंगे, उस वार्डवासी भी रहेंगे और उस वार्ड की क्या आवश्यकता है, क्या योजना लाई जा सकती है, जिस प्रकार की भी योजना वहाँ लागू हो सकती है, हर संभव कोशिश रहेगी कि नगर का विकास बेहतर से बेहतर विकास हो। क्योंकि एक ऐसा मौका मिला हुआ है, एक ऐसा मौका मिला है कि केंद्र में भी सरकार भाजपा की, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और यहाँ पर भी सरकार भाजपा की बनती है, तो सूरजपुर को निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिलता है तो जरूर करेंगे। बेहतर से बेहतर सूरजपुर हो, ये हमारी परिकल्पना है। धन्यवाद। अब कांग्रेस से जवाब। मैं कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ पर बनती है नगर पालिका में, तो कांग्रेस की सरकार के अपने घोषणा पत्र जो आप लोगों के हाथ में पहुँच चुके हैं, उसके साथ ही ये सूरजपुर ग्रीन सूरजपुर हो, क्लीन सूरजपुर हो, यहाँ की सड़कें धूल से मुक्त हों, यहाँ की सड़कें मवेशियों से मुक्त हों, इसके लिए कांजी घर और गौशाला की पर्याप्त और सही व्यवस्था यहाँ पर हो, महिलाओं का आत्मसम्मान बचा रहे, इसके लिए पिंक टॉयलेट और साथ में छठ तालाब और छठ घाट के पास में उनके लिए स्नान घर और चेंजिंग रूम उनके लिए बने, इसकी व्यवस्था। साथ में जो यहाँ पर ऑटो टैक्सी यहाँ पर खड़ी होती है, उनको व्यवस्थित खड़ी करने का यहाँ पर स्टैंड नहीं है, उनके पार्किंग की बेहतर व्यवस्था। ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। साथ में विद्यार्थियों के लिए जो पीएससी या अन्य एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए एक निःशुल्क कोचिंग क्लास यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च नगर पालिका वहन करेगी। इसके साथ ही ये शहर, यहाँ के जो तालाब हैं, इन तालाबों को संरक्षित करना, जिससे पानी की व्यवस्था हमेशा हैंडपंप या
कुएं में बराबर बना रहे, वाटर लेवल बराबर बना रहे, तालाबों को नदी से पानी ला करके भरने की व्यवस्था और उन तालाबों का सौंदर्यीकरण, ये पहली प्राथमिकता में होगा। सूरजपुर सूर्य की तरह चमकेगा और दमकेगा, ये प्रयास निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार करेगी। यहाँ पर इससे पहले 2 नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका अनुभव भी कुसुमलता को प्राप्त होगा, उससे वो और बेहतर कार्य को कर पाएगी। धन्यवाद। कांग्रेस से एक और सवाल है कि 5 साल उनकी सरकार रही तो वो सूरजपुर शहर में पार्किंग व्यवस्था क्यों नहीं बना पाए, और दूसरी बात यूरिनल जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो क्यों नहीं कर पाए। काफ़ी जगहों पर यूरिनल की व्यवस्था की गई है और मूलभूत सुविधाओं पर जब आदमी का ध्यान केंद्रित रहता है तो निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ें कुछ छूटती हैं। यहाँ पर ज़मीनों का अभाव, सरकारी ज़मीनों का उतना सही ढंग से सुनियोजित तरीके से व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं बन पाई है, लेकिन अब उस दिशा में ही काम करने की आवश्यकता है। भाजपा के प्रत्याशी से एक सवाल है कि अगर आप जीतते हैं तो क्या जनता सीधे आपसे मिल पाएगी या फिर कहीं और से सोर्स होगा फिर? नहीं, ये कांग्रेस से भी है। मैं सारे जनता को बताना चाहती हूँ कि जनता हमेशा 24 घंटा मेरा द्वार खुला रहेगा और जनता आके मेरे से मिलेंगी और जितने जहाँ कहीं उनको कोई दिक्कत होगी वो मेरे को बताएंगी और मैं उनके दिक्कतों का निवारण करने की कोशिश करूँगी। सेम सवाल कांग्रेस से भी है कि जनता आपसे मिल पाएगी या फिर कहीं और से मिलना पड़ेगा। मैं 5 साल पार्षद थी तभी जनता मेरे से रूबरू मिली और मैं अध्यक्ष बनूंगी तो भी जनता मेरे से रूबरू मिलेगी। आसमान गया। एक सवाल है भाजपा के लिए कि जब यहाँ पर भाजपा की सरकार रही और पार्षद वहाँ पर भाजपा के ही रहे, तो उस दौरान जो दुल्ही तालाब है वहाँ पर उसको सौंदर्यीकरण को लेकर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुए और तमाम जो योजनाएं थी, तमाम योजनाओं के नाम पर वहाँ से पैसा निकाल लिया गया और अभी भी स्थिति उसकी वैसे ही है। उस पर जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जब नगर में सरकार रही और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो नगर में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य हुए और उसमें चाहे छठ घाट का निर्माण हो, चाहे मंगल भवन का निर्माण हो, चाहे नेहरू पार्क का निर्माण हो, चाहे हाईटेक बस स्टैंड हो, चाहे डिवाइडर के ऊपर लाइट लगाने का काम हो, ये सारे बड़े विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए और छठ तालाब बड़खापारा का भी निर्माण कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में हुआ और दुल्ही तालाब के निर्माण का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में हुआ और जिस प्रकार की भी शिकायतें प्राप्त हुई उस पर जांच का काम किया गया, उस पर कार्रवाई का काम किया गया और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आज इस मंच के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से किसी भी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती है और उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और दोषी जो भी होगा उसको सजा दी जाएगी, ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। बहुत बढ़िया बोल रहे थे दाऊ। इनकी सरकार थी इसलिए क्लीन चिट मिल गई है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनकी सरकार थी साथियों। आरोप एक मिनट मैं आयोजक मंडल से बात करना चाहता हूँ। मैं आयोजक मंडल से बात करना चाहता हूँ। एक मिनट बीच में ले लेते हैं भैया, क्या चक्कर है ये? आप मंच बीच बीच में ले लेते हैं। नहीं, हमारे से भी पूछे हैं, दोनों से पूछे हैं। आप इतना ये उग्रपन होना अच्छी बात नहीं है। ये कहीं हार के कारण तो नहीं है? नहीं, हार के कारण तो नहीं है, वो चीजें नहीं है, कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए आगे अपनी बात रखे कम समय में। सरकार आपकी थी, भ्रष्टाचार हुआ, इनको क्लीन चिट मिल गई, कोई बात नहीं है भैया। लेकिन साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बात जरूर बोलना चाहता हूं
कि ये राजनीतिक क्षेत्र में चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हों, चाहे इधर कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हों, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और अगर उन पे आरोप लग रहा है तो उसको स्वीकार करें, जैसे हमने स्वीकार किया। क्या दिक्कत है? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो इतना उग्र मत होइए, शांत भाव से सुनिए। हम बोल रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा लगता है किसी भी दल की सरकार होने के बाद अगर भ्रष्टाचार की शिकायत है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद अगर उस पे आरोप सिद्ध होता है तो जनता जनार्दन को उसको तय भी करना चाहिए। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों। और चूंकि आज ये मंच का कार्यक्रम बहुत शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने दिया, मुझे लगता है कि पत्रकार साथियों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एक सवाल है, दोनों लोगों से है। पिछले बार जो चीजें हुई वो हमारी गलती थी, उन्होंने भाजपा कांग्रेस दोनों नहीं बोला था, हाँ भाजपा बोला था, उनकी गलती थी, वो हम स्वीकार कर रहे हैं। एक और सवाल आया है जो सबसे पहले कांग्रेस से कर लेते हैं कि सूरजपुर के जो युवा हैं उनके लिए स्टेडियम तो 2 बना हुआ है, लेकिन एक में राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा होते हैं, दूसरा में नशेड़ी लोगों का अड्डा है। उसको लेकर कांग्रेस ने 5 साल क्या किया कि युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहन मिले? बहुत एक्चुअल में लग रहा था कि सवाल ऐसे ही आना चाहिए। कांग्रेस से बोल रहा हूं, आपने सवाल पूछा है कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए। 3-4 विषय हमारे घोषणा पत्र में हैं, हमारे साथी अभी देंगे। सिर्फ स्टेडियम पे चर्चा करेंगे। मैं एकदम बता रहा हूं, स्टेडियम का निर्माण हुआ। स्टेडियम के लिए कांग्रेस की पिछले बार की सरकार ने पहुंच मार्ग बनाया, वहां पहुंचने के लिए लाइट की व्यवस्था की। जो ऑडिटोरियम है, माफ कीजिएगा, जो बैडमिंटन हॉल है, उस बैडमिंटन हॉल को व्यवस्थित किया गया। उसमें पहले 2 कोर्ट संचालित होते थे, उसे 4 कोर्ट बनाए गए। ये जो शहर के अंदर जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम को भी व्यवस्थित करने का काम हुआ, और अब उसमें फ्लड लाइट की भी व्यवस्था, टेंडर हो चुका है। चूंकि युवाओं से संबंधित मामला है, खेल बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर खेलों के लिए अगर नगरपालिका, आत्मनिर्भर नगरपालिका के पास युवाओं के माध्यम से अगर बेहतर विकल्प आएंगे, और इसके साथ ही के अग्रवाल जी की सरकार ने एक शानदार जिम भी खोला, जो महज 300 रुपए महीने में लोगों को जिम और फिटनेस बनाने के लिए काम करता है। और इसके साथ ही स्टेडियम की जो बात है, खेल पे चर्चा हो, स्टेडियम, जिम नहीं, स्टेडियम की बात हो रही है। स्टेडियम में आज बहुत से लोग वहां पे विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कई बार वहां चोरियां हो चुकी हैं, कई बार दिखाया जा चुका है। भाजपा से अब यही ले लेते हैं, क्योंकि सरकार 5 साल इनकी रही, अब आपकी सरकार अगर आती है तो क्या कुछ युवाओं के लिए होगा? वो स्टेडियम का क्या होगा? मैं आपको जवाब के रूप में ये बताना चाहता हूँ, चाहे वो हाईटेक बस स्टैंड हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे नेहरू पार्क भी हो, रख रखाव के अभाव में खंडहर होने की स्थिति, सभी हमारी जो यहाँ की हमारी विशेष चीज़ें जो बनाई गई थी, हमारा बस स्टैंड, स्टेडियम, इतना सुंदर स्टेडियम, आसपास जिले में उस साइज का स्टेडियम नहीं है, लेकिन उसको पूरा खंडहर कर दिया गया। वहाँ पर एक चौकीदार की व्यवस्था इस 5 साल में ये नहीं कर पाए। वहाँ पर सारी चीज़, वहाँ पर पवेलियन की व्यवस्था, वहाँ पर नीचे बड़े हॉल, चेंजिंग रूम, बड़े बड़े बाथरूम, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई, उसमें बैरिकेडिंग लगाई गई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व कलेक्टर के.सी. देव सेनापति का और थलेश्वर साहू जी का, जिनके नेतृत्व में उस स्टेडियम का निर्माण पूरा हुआ। उसमें बनारस से घास लाके लगवाई गई थी, उस घास में पानी डालने का इनको एक चौकीदार नहीं मिला। तो इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस स्टेडियम को फिर से हम चमकाएंगे, फ्लड लाइट लगवाएंगे, और युवाओं के लिए उस स्टेडियम को एक शहर का आदर्श स्टेडियम के रूप में हम विकसित करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। एक बात और, ठीक है, दूसरा करवा लेते हैं। हाईटेक बस स्टैंड से जुड़ा ही एक और सवाल है, जो ये शहर के जो व्यापारी हैं
वो मांग किए हैं कि अगर अध्यक्ष बनकर जो भी पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं तो बस स्टैंड के विकास के लिए क्या करेंगे, और सभी व्यापारियों का पैसा फंसा है तो क्या उसे वापस किया जाएगा, वहाँ पर विकास के रास्ते कब बनाए जाएंगे। ये दोनों ही पार्टियों के लिए ये सवाल है। कांग्रेस चूंकि 5 साल तक रही है तो कांग्रेस सबसे पहले इसका जवाब दे दे। सवाल भी है, एक बार सवाल फिर से बोलिए ना। सवाल रिपीट कर देंगे एक बार। ये हाईटेक अगर अध्यक्ष बनकर दोनों ही पार्टियों से कोई भी आया तो नया बस स्टैंड के विकास के लिए क्या करेंगे, और व्यापारियों का जो पैसा फंसा है या तो उसे वापस किया जाए या वहां विकास के रास्ते बनाए जाए। एकदम सही सवाल है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, अजय भाई उपाध्यक्ष थे, थलेश्वर भैया अध्यक्ष थे, कि हमने बस स्टैंड बनाया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस बस स्टैंड का ड्राइंग, जैसा अभी उद्घोषक महोदय बता रहे हैं कि लोग पैसा मांग रहे हैं, इस बस स्टैंड का ड्राइंग ऐसा था, जो दुकानें बनी, लोगों ने दुकानें तो खरीदी, लेकिन अंदर की वो दुकानें हैं, ऐसा ड्राइंग बनाया गया है वहां पे कि वो बस स्टैंड को डेवलपमेंट करने में और दुकानदार वहां दुकान खोलने में घबरा रहे हैं। दुकानदार वहां दुकान खोलने में घबरा रहे हैं, लेकिन चूंकि बस स्टैंड डेवलप होना चाहिए, वो हाईटेक बस स्टैंड है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने, अगर कुसुमलता राजवाड़े जी वहां बैठती हैं तो हाईटेक बस स्टैंड को कैसे और व्यवस्थित किया जाएगा। चूंकि यह जिला मुख्यालय है, आवागमन की दृष्टि से गाड़ियां बढ़ी हैं, आवागमन की दृष्टि से यात्री बसें बढ़ी हैं, आवागमन की दृष्टि से अब वहां पर होटल, दुकान और विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की दुकानें होनी चाहिए, उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अगर कुसुमलता राजवाड़ी के साथ कांग्रेस की टीम वहां बैठती है तो सबसे पहला संकल्प यह होगा कि हाईटेक बस स्टैंड को सबसे व्यवस्थित किया जाएगा, और उसके माध्यम से सूरजपुर के बस स्टैंड को हम एक आदर्श बस स्टैंड बनाएंगे, जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक उदाहरण साबित होगा। मैं मेरे बड़े भाई बॉबी भैया की बात का जवाब दे दूं कि जितना काम भाजपा ने किया, भाजपा की सरकार, थलेश्वर साहू जी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया, ड्राइंग सब ये लोग पहले ही बना के रखे थे। कुछ भी काम स्वीकृत नहीं करा पाए, लेकिन ड्राइंग इनके पास पहले से नल जल योजना का भी था, हाईटेक बस स्टैंड का भी था, सारा ड्राइंग ये पहले बना लिए थे। बड़ी गजब की बात है भैया। दूसरी बात, ये 5 साल में तो भूपेश बघेल जी थे, टीएस बाबा जी थे, के अग्रवाल जी थे। कोई राज्य सरकार का एक बड़ी योजना हमारी नगर को इन्होंने दिलाई हो तो बता दें। नगर पालिका फंड 5 करोड़ रुपए का राजस्व बस स्टैंड की दुकानों की नीलामी से के अग्रवाल जी की सरकार को, पूर्व की सरकार थलेश्वर साहू जी की सरकार के द्वारा छोड़ के गया था, जो 5 करोड़ रुपए का उपयोग के अग्रवाल जी की नगर पालिका सरकार ने किया, तो वहां से राजस्व मिला। ड्राइंग और डिजाइन, उसकी दुकानों का एग्रीमेंट लंबे समय तक इन्होंने अधूरा रखा, दुकानदारों का एग्रीमेंट नहीं किया और उसके चलते वो पेंडिंग रखा। उसका रख रखाव का अभाव, उसका खंडहर स्थिति के कारण व्यापारी वहां जाने में असमर्थ है। नगर पालिका को जो सुविधाएं वहां पर देनी चाहिए थी, उन सुविधाओं के अभाव में वो हाईटेक बस स्टैंड सिसक रहा है। ये बात अब ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि आदर्श बनाएंगे। 5 साल पूरा अवसर आपके पास था, राज्य की सरकार आपके पास थी, नगर की सरकार आपके पास थी, फिर बस स्टैंड क्यों सिसक रहा है। एक बात और, ये जो दुकानें नगर पालिका स्वावलंबन योजना के माध्यम से जो दुकानें इन्होंने वहां पर बनाई और उसमें ट्रेन में जो ड्रा किया भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कल आप लोगों को एक वीडियो जारी होगा, कल पब्लिक डोमेन में एक वीडियो जारी होगा जिसमें इन्होंने ड्रॉ किया। और ड्रॉ किस प्रकार से पार्षदों को दुकान देने का ड्रा किया और उसकी फिर जांच हुई और वो दुकानों का आवंटन निरस्त हुआ। वो भारी भ्रष्टाचार जनता के सामने निरस्त हुआ। और उसके बाद दूसरी बार आचार संहिता लगने से जस्ट पहले हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और उनकी टीम, सम्माननीय बॉबी भैया भी और सांसद प्रत्याशी शशि सिंह जी भी जाके वो वहां पर
कांग्रेस के लोगों को या कुछ दुकानदार की आड़ में भारी भ्रष्टाचार करने के लिए ना कोई कानून ना कोई नियम, सिर्फ चुन चुन के लोगों को दुकान देने का काम किए थे, जिसकी भी जांच चल रही है, जांच पूरी हो गई है, उसमें भी आने वाले समय में जनता के सामने जवाब आएगा। जो सही इतना ही है उसको जवाब मिलना चाहिए, उनको दुकान मिलनी चाहिए। हम उस जनता के साथ हैं जिनको दुकान मिलनी चाहिए। आपने दुकान का सवाल उठा दिया है, अब इसका जवाब लेना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल में नहीं था। तो देखिए ये सवाल नहीं था, मेरी बात सुन लीजिए। सवाल ये देखिए, ये सवाल भी आया हुआ है, ये सवाल भी आया है, इसलिए जवाब लेना पड़ेगा। मैं आपको जवाब देने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, नहीं आपसे मेरी एक बात तो सुन लीजिए। आयोजक महोदय एक बात सुन लीजिए। ये ठीक है आजू भाई, एक विषय आपने रखा भैया, कम समय में सिर्फ उसी पे बात करिए, दूसरी जगह पे मत बात। मैं सिर्फ उन्होंने जो आरोप लगाया है उसका जवाब देना चाहता हूं। साथियों, नगर पालिका में ठीक है ट्रे से नीलामी हुई, उस दौरान वहां तहसीलदार और विभिन्न बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। आपने आरोप लगाया, आप सत्ता में थे, आपने निरस्त करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने निरस्त करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मार्मिक अपील मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि दिवाली से 3 दिन पहले वहां रहने वाले लोगों ने एक आवेदन नगर पालिका में दिया अध्यक्ष जी को, नहीं 8-10 दिन पहले, कि अगर वो दुकानें हमको नहीं मिली जिनके लिए दुकानें बनी तो हम आत्मदाह करेंगे। नगर पालिका की सभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद थे, और वो दुकानें जो आवेदन आए थे उन दुकानों को उनको आवंटित किया गया है, और आज वो लोग वहां पे दुकान खोलते हैं। बहुत से गरीब साथी लोग हैं, कोई बात नहीं हुआ है। आप बेवजह का आरोप लगाना, अपनी बातों को गंभीरता से बोलना, ठीक है भैया, ये बातें धन्यवाद। अब ये अंतिम सवाल होगा, एक मिनट का समय, मैं 3 मिनट नहीं मांग रहा हूँ, 1 मिनट का, ऐसे में क्योंकि आत्मदाह का जवाब आप बैठिए, नहीं सामने तो गलत बात, कुछ नहीं, ठीक है। एक अंतिम सवाल आप सभी से एक अंतिम सवाल होगा, क्योंकि समय की भी पाबंदी है, आचार संहिता लागू है। एक सवाल आप लोगों से होगा बस। सबसे पहले भाजपा से कि जो घोषणा पत्र आप लोगों ने बनाया है उस पे सिर्फ वो कागजों पे रहेगा या फिर वो जनता तक उसका लाभ मिलेगा, ये अंतिम सवाल होगा। देखिए, 1 मिनट थोड़ा शांत रहेंगे तो सब बात सुन सकेंगे। सवाल ये आया है कि जो घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया है उसको पूरा कर सकेंगे कि नहीं। देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारी पार्टी की गारंटी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लेता, मोदी जी लेते हैं, मोदी की गारंटी है। बंधुओं, निश्चित रूप से जो हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया है उसकी एक लाइन का जवाब आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को चिंता नहीं है कि घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए फंड कहां से आएगा। सरकार यहाँ पर भी हमारी बने, प्रदेश में भी हमारी है और केंद्र में भी हमारी है। मोदी जी की गारंटी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। निश्चित रूप से उस जो हमारी घोषणा पत्र का एक शब्द, एक कंडिका पूर्ण होगी और उससे बढ़ के होगी, उससे आगे भी होगी। मैंने आपको एक बात और कही है कि हम सभी वार्डों में बैठक लेकर के वार्ड के विकास क्या हो सकते हैं उसके बारे में विचार करके उसकी योजना बना करके लाएंगे और सूरजपुर में किसी बात की कमी नहीं रहने देंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। धन्यवाद। अब कांग्रेस से सेम सवाल है कि जो घोषणा पत्र आप लोगों का बना है वो कागजों में होगा या फिर जमीन स्तर पर दिखेगा? हेलो, कांग्रेस का घोषणा पत्र जब भी जारी किया गया है, भाई साहब, मैं शालीनता से आप लोगों की बात सुन रहा हूं, आप भी मेरी बात सुन ले। कांग्रेस का घोषणा पत्र
भूपेश बघेल जी ने जब जारी किया था वो सारे के सारे वादे पूरे किए गए। अभी हमारे बड़े भैया बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय भीम भैया ने बताया कि मोदी की गारंटी, इस बार मोदी की गारंटी फेल करके अटल विश्वास पत्र ले आए। अगर मोदी की गारंटी पर विश्वास होता तो अटल विश्वास पत्र नहीं लाना पड़ता। मोदी की गारंटी 15-15 लाख रुपए वाली, तो ये अपन को देखना है। आपने जब घोषणा पत्र जारी किया विधानसभा का, आपने कहा था कि रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरित होंगी। हम तो आपकी गारंटी पर बात कर रहे हैं कि आपकी गारंटी आज 14 महीने हो गई लागू नहीं हुई। चना 4 महीने से बंद है। कांग्रेस की घोषणा पत्र, जो कांग्रेस कहता है वो करता है। कांग्रेस ने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पहला हस्ताक्षर भूपेश बघेल ने किया था और किसानों का कर्जा माफ हुआ था। इसलिए कांग्रेस पर विश्वास, जो क्वेश्चन करे उसी का जवाब दें। कांग्रेस जो घोषणा करती है उसको लागू करती है। नजूल भूमि का पट्टा देने की बात कही थी, नजूल भूमि का पट्टा कांग्रेस ने दिया नहीं। अभी शहर की बात करिए अपना, अभी आप जो घोषणा पत्र बनाए उसकी बात होगी, बाकी उधर पिछला मत बात करिए। हम वो उसी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो कहती है उसको करती है। कांग्रेस जो घोषणा पत्र लागू धन्यवाद, इसको अक्षरशः लागू करेगी। धन्यवाद। आप दोनों पार्टियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल बाहर से बहुत चिल्ला के पूछा जा रहा था बार बार कि बाजार पारा में मंगल भवन कहाँ गया, ये सवाल का जवाब उसके बारे में पार्षद महोदय गैबीनाथ जी आए थे और उन्होंने इस बात को बताया। हर चीज की एक सीमा अवधि है। कोई भी बिल्डिंग जो बनता है वो उसका 15 साल तक छत जो है, छत के ऊपर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। एक निश्चित अवधि है। आप ये रोड बनाए हैं NH, ये रोड कल टूटेगा, इस पर फिर से निर्माण किया जाएगा। भवन की एक सीमा अवधि है, वो सीमा अवधि समाप्त हो चुकी है। अब उसको गिरा करके वहां पर नया मंगल भवन बनाया जाएगा। अब इस कार्यक्रम का समापन करते हुए विधायक बुलंद सिंह मरावी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चूंकि प्रेमनगर के विधायक हैं तो यहाँ पर सबके जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ पर अगर शहर सरकार उनकी बनती है तो वो क्या करेंगे युवाओं के लिए, इस शहर के विकास के लिए। क्रिकेट से जुड़े क्रिकेट एसोसिएशन की एक मांग आ रही है, क्रिकेट एसोसिएशन खुलवाने के लिए युवाओं की मांग है, उसके लिए क्या होगा? भारत माता की, भारत माता की। देखिए, अभी कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ से आमने सामने का बहुत बात आ रहा था, लेकिन जब से आप सब लोगों ने इस प्रेमनगर विधानसभा का बागडोर मुझे सौंपा है, तब से मैं क्षेत्र का चिंता लगातार कर रहा हूं। जब मुझे लगा कि नगर पंचायत में भी मेरे को जनता ने वोट देकर जिताया और मैं इस नगर का भी चिंता करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और मैं यहाँ के नगर सीएमओ को फोन करके, मैं यहाँ के पार्षद अध्यक्ष को सबको सूचना करवा करके और इस नगर का बैठक लेने के लिए आया था। मेरा इच्छा था कि इस नगर का विकास मैं भी कराऊं, लेकिन जिस दिन मैं बैठक लेने आया उस दिन यहाँ पर कोई कांग्रेस के एक तो पार्षद न अध्यक्ष नहीं आए बैठक में। उसके दूसरे दिन सुबह अध्यक्ष जी और एक पार्षद जी ने चिट्ठी लेटर पैड में भेज रहे हैं कि विधायक जी नगर के लिए काम चाहिए, वो काम चाहिए। जब मैं स्वयं नगर पंचायत में आया, नहीं आए, उसके दूसरे दिन चिट्ठी भेज रहे हैं अध्यक्ष जी और पार्षद जी ने कि नगर के लिए विकास चाहिए, वो विकास चाहिए। मैं बोला भाई, जब आपके मैं नगर में गया था बैठक लेने, आपके अध्यक्ष था तो क्यों नहीं आए? आज चिट्ठी आप भेज रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है, आप चिट्ठी भेज दिए। विधायक जी, सवाल ये है कि जो युवाओं के लिए मैं बात ला रहा हूँ, बात ला रहा हूँ, सीधा उसी पे बात करिए, सीधा उसी पे बात करिए। बात ला रहा हूँ।
विकास के बारे में नहीं बताऊंगे तो लोग जानेंगे कैसे, है ना भाई। युवाओं के लिए भी तो ही बात आएगा ना, युवाओं के लिए भी तो ही बात आएगा, युवाओं के लिए भी तो बात आएगा। फिर मैं नगर के लोगों को चर्चा किया, नगर का योजना तैयार किया, हर मोहल्ले वार्ड को ध्यान दिया। मैं यहाँ के लिए अपने विधायक बनने के बाद इस नगर के लिए अधोसंरचना परंदो है 20 सेल दोनों मिला करके 7,50,00,000 रुपया लाया और इस नगर का विकास के लिए हर वार्डों में स्वीकृति काम दिया है। ये सेक्शन हो गया है, एक काम होगा, टेंडर भी हो गया है। इसके बाद इस नगर के जनता ने, इस नगर के जनता का आवाज है, चिट्ठी दिए कि हमारे यहाँ हैंडपंप नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है। आचार संहिता लगे से पहले यहाँ पर 40 हैंडपंप खुदवा के दिया। शांति बनाए रखें। हमारे युवाओं के लिए, हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए हम यहाँ पर सारी व्यवस्था करने के तैयार है। यदि इस बार नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा तो यहाँ के संपूर्ण विकास का जिम्मेदारी हमारी नगर सरकार की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अंतिम 2 शब्द अंतिम उद्बोधन के लिए जो उनकी अगर सरकार आती है तो वो क्या करेंगे, है ना नरेश राजवाड़े जी। समय नहीं है हमारे पास, सवाल बहुत है, आचार संहिता है तो समय हमारे पास नहीं है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। बोलिए आप बोलिए। भारत माता की जय। धन्यवाद। आज आमना सामना मंच के संचालककर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरे सूरजपुर की जनमानस को इस कार्यक्रम में आए। आपका जो सवाल था उस सवाल को सीधे आप प्रत्याशी और पार्टी के, दोनों पार्टी के नेताओं से अपना सवाल किए। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं स्वयं एक महिला हूँ और पार्टी ने मुझे सूरजपुर में नेतृत्व करने का मौका दिया, लेकिन जब सूरजपुर में ओबीसी महिला आरक्षण हुआ, कई दावेदार आए हमारे बीच में, कई हमारे पुरुष नेता के पत्नियों का भी नाम आया, लेकिन हमारे पार्टी ने उस महिला को मौका दिया जो महिला 15 साल से पार्टी के लिए सक्रिय रही और काम की। मैं आज सूरजपुर का जनता से ये जानना चाहती हूँ, क्या बीजेपी ने उस महिला को दिया जो पार्टी के लिए सक्रिय रहा? आज मैं सूरजपुर का जनता से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ, एक सक्रिय महिला को काम करने का मौका दीजिए ताकि वो सक्षम होकर अपना काम करे। आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही बेहतरीन रहा और इसी के साथ इस कार्यक्रम को आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने सीधा जनप्रतिनिधि और प्रत्याशियों के जवाब सुने, सवाल आपके थे। चूंकि सवाल हमारे पास बहुत आए हुए थे लेकिन समय का पाबंदी था, इसलिए कई सवाल ऐसे थे जो नहीं हो पाए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन आपने दोनों प्रत्याशियों की बातों को सुना है, अब निर्णय आपको लेना है और निर्णय आपको लेना है कि आप किसे मतदान करेंगे। और 11 तारीख को जो मतदान है वो सभी करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में का हिस्सा बने। तो आइए एक शपथ हम लेते हैं, सभी शांत हो जाएं, सभी दोनों पार्टियों के जो लोग हैं उनसे हम एक शांत हो जाएं और हम शपथ लेते हैं। तो सभी कोई शपथ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। हम भारत के लोग यह शपथ लेते हैं कि हम भारत के यो लोग शपथ लेते हैं कि हम जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय से ऊपर उठकर हम जाति धर्म उठकर अपने वोट का प्रयोग करेंगे, और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से यह अपील होगी
कि 11 तारीख को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में जाकर और अपने मत का प्रयोग करें। 2002 से चलता हुआ ये कार्यक्रम 2025 में भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आपने सभी जनप्रतिनिधि और प्रत्याशियों की बातों को सुना और निर्णय अब आपको लेना है कि कौन विकास करेगा और कौन नहीं करेगा। तो इसलिए 11 तारीख को बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखें कि सभी मतदान जरूर करें।